अध्याय 1421 मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग ही थे जो पाताल लोक से संवाद कर सकते थे। पहला प्रकार पृथ्वी प्रकार के मार्शल कलाकार थे। इस प्रकार के व्यक्ति के पास अत्यंत शक्तिशाली पृथ्वी तत्व बोध होता था। वे पाताल लोक में प्रवेश तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वे दूर से ही पाताल लोक के अस्तित्व का आभास करने के लिए पाताल धातु की अत्यंत प्रबल बुद्धि पर भरोसा कर सकते थे। इसके साथ पृथ्वी तत्व मार्शल कलाकार लंबी दूरी से स्पिरिट चैनलिंग नेदर मेटल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके शरीर में धीरे धीरे उस धातु के गुण आ सकते हैं। इसलिए पृथ्वी तत्व मार्शल कलाकारों ने सीधे तौर पर नेदर मेटल प्राप्त नहीं किया, बल्कि समान विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए अपनी धारणा का उपयोग किया। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह था जो सीधे पाताल लोक में प्रवेश करता था। इस प्रकार के व्यक्ति को अत्यंत उच्च लोक में होना आवश्यक था। अफवाहों के अनुसार पाताल लोक में जीवित रहने के लिए उसे कम से कम स्वर्गीय क्लेश लोक का विशेषज्ञ होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए 5 निचले लोहे जो अर्जुन ने बाई कबीले से प्राप्त किए थे, वे खजाने होने चाहिए जिन्हें स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञों ने सीधे निचले क्षेत्र से वापस लाया था। हालांकि फिर भी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए पाताल लोक अभी भी एक खतरनाक जगह थी। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय क्लेश प्रथम स्तर के मार्शल कलाकार पाताल लोक में प्रवेश करते ही लगभग मर जाते थे। स्वर्गीय क्लेश द्वितीय स्तर में प्रवेश करने के बाद भी मृत्यु की संभावना लगभग समान थी। केवल 9वें चरण के स्वर्गीय क्लेश के मार्शल कलाकार के ही प्रवेश की संभावना 50-50 होगी। दूसरे शब्दों में, अगर दानव सम्राट स्वयं भी प्रवेश कर जाए तो भी उसका जीवन और मृत्यु मिश्रित होगी। यही वजह थी कि बाजार में नेदर मेटल लगभग न के बराबर ही प्रचलन में था। ये जादुई क्रिस्टल से अनगिनत गुना ज्यादा महंगा था। दानव सम्राट ने अर्जुन को इसलिए फेंकने की हिम्मत की क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन अंतरिक्ष में छलांग लगाने की क्षमता रखती है। बाइहे ने पहले ही यह बात बता दी थी। हालांकि हर कोई नहीं जानता था कि अर्जुन की स्थानिक छलांग शून्य दिव्य बिजली से प्राप्त हुई थी। ये क्षमता कम से कम अर्जुन को शून्य में जीवित रहने की अनुमति दे सकती थी, बिना मरने के, इससे पहले कि वह पाताल लोक के प्रवेश द्वार तक पहुंच सके। साथ ही दानव सम्राट ने अर्जुन को एक दूसरा विकल्प भी दिया, वह ये कि अगर अर्जुन दानव सम्राट के अनुरोध को अस्वीकार कर दे तो वह वापस लौट सकता है। अर्जुन ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक लंबी काली रेखा थी। उस लंबी रेखा का एक सिरा उससे जुड़ा था और दूसरा सिरा दूर काली तीखी दानव गुफा से। अगर अर्जुन अपनी बात से पलट जाता तो वह काली रेखा पकड़कर वापस उड़ सकता था। हालांकि जैसे ही वह पाताल लोक में प्रवेश करने का फैसला करता, काली रेखा टूट जाती। सबसे भयानक परिणाम ये था कि दानव सम्राट सीधे तौर पर अर्जुन को पाताल लोक से वापस खींचने के लिए एक और काली रेखा जारी नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, अर्जुन के पाताल लोक में प्रवेश करने के बाद उसे 2 मृत्युग्रस्त दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली दुविधा पाताल लोक से ही आई थी और दूसरी दुविधा ये थी कि वह मानव लोक में कैसे लौटेगा। बच्चे अर्जुन, तुम क्या सोचते हो? 8 आंखों वाले सांप ने कहा। दानव सम्राट ने तुम्हें जो विकल्प दिया है वह बहुत सरल और अपरिष्कृत है। अर्जुन ने कहा, अब दुनिया के सभी मार्शल कलाकार जानते हैं कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। अगर मैं अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए पाताल लोक नहीं जाता तो भले ही मैं अभी मानव दुनिया में लौट आऊं, मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। मैं केवल लड़ने के लिए पाताल लोक जा सकता हूं। सबसे बुरी बात तो यह है कि मेरे पास आग में स्नान करके पुनर्जीवित होने की क्षमता भी है। मरना इतना आसान नहीं होना चाहिए। लंबी यात्रा के दौरान अर्जुन को असीम अकेलापन महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह असीम ब्रह्मांड में है, लेकिन उससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि इस ब्रह्मांड में तारों का अस्तित्व ही नहीं था। काला, एक पूरी तरह से काली दुनिया। बिना किसी संदर्भ के अर्जुन ने कुछ बार यह भी संदेह किया कि वह गतिहीन है या नहीं। यहाँ समय का कोई बोध नहीं था। अर्जुन बस सांप से बातें करता जा रहा था। वह अपने बोले गए शब्दों की संख्या को भाषा के घंटे के रूप में इस्तेमाल करके मोटे तौर पर यह गिन सकता था कि उसने कितना समय बिताया। अर्जुन ने इस मौन और अमूर्त शून्य में निरंतर गति बनाए रखी।
समय के अपने अनुमान के अनुसार वह मानव संसार की तुलना में लगभग 1 या 2 दिन आगे निकल गया था। उसके ठीक सामने एक विशाल शून्य भंवर प्रकट हुआ। यहाँ ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं की कोई अवधारणा नहीं थी। सामने का हिस्सा अर्जुन के वर्तमान चेहरे के सापेक्ष था। शून्य भंवर बहुत अजीब लग रहा था। अर्जुन ने पाया कि वह भंवर को सिर्फ इसी खास कोण से देख सकता था। यदि उसकी दृष्टि थोड़ी सी झुक जाती तो शून्य भंवर अचानक गायब हो जाता। इतना कि अर्जुन भंवर के अस्तित्व का पता ही नहीं लगा सका। कितनी अजीब चीज है। इस समय अर्जुन की जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वह शून्य के निकट आते भंवर को देखता रहा और उसे लगा कि सचमुच आकाश के नीचे कोई अद्भुत चीज है। भंवर बहुत बड़ा था और उसका व्यास 100 मीटर ही मापा जा सकता था। हालांकि जब अर्जुन कुछ देर के लिए बाहर निकला तो उसने पाया कि उसका व्यास 1000 मीटर हो गया था। अगर वह और आगे उड़ता तो वह 10,000 मीटर के व्यास तक पहुंच जाता। अगर वह उड़ता रहा तो वह अपनी पूरी दृष्टि को कवर कर लेता और भंवर की सीमा को देखना बंद कर देता। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप इसे देखते हैं तो यह एक अस्तित्व है जो आपकी दृष्टि की सीमा में व्याप्त है। जब आप अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हैं तो यह अदृश्य हो जाता है। ये स्थिति इतनी विचित्र थी कि इसे सामान्य बुद्धि से समझाना मुश्किल था। यह पाताल लोक है ना? बड़े सांप ने धीमी आवाज में कहा। बच्चे अर्जुन, अगर तुम अब अपनी बात से पलट गए तो तुम्हारे पास वापस जाने का अभी भी मौका है, वरना तुम वापस नहीं लौट पाओगे। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो मैंने तय किया है। धीरे धीरे अर्जुन शून्य भंवर के संपर्क में आने वाला था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा सा भी आकर्षण महसूस नहीं हुआ। जब तक वह भंवर से नहीं गुजरा, उसे केवल यही महसूस हुआ कि उसके सामने सब कुछ फिर से काला हो गया है और अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से अंधेरा हो रहा है। हालांकि अजीब बात यह थी कि अर्जुन को लगा कि वह अब आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन पर पड़ रहे हों। हालांकि जब उसने चारों ओर देखा तो वह अभी भी पूरी तरह से काला था, बिना तल के काला। क्या मैं पाताल लोक में हूँ? अर्जुन ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ। यह एहसास बहुत अजीब था। यह मानव जगत की जमीन से काफी मिलता जुलता था। हालांकि उसकी आंखें अभी भी कुछ नहीं देख पा रही थीं और वहाँ कोई हवा भी नहीं थी जिससे वह सांस ले सके। उसे अब भी एक एहसास हो रहा था, मानो शून्य में उसे कुछ महसूस हो रहा हो। वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसकी छाती एक बहुत तेज एहसास से भर गई थी, मानो वह अपने शरीर को इस हद तक भर देगा कि वह अंतहीन शून्य उसे चीर देगा। कोई रोशनी नहीं है। 8 आंखों वाले सर्प ने अचानक कहा, क्या ये हो सकता है कि पाताल लोक सीधे शून्य के संपर्क में था? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, उस स्थिति में मैं अब पाताल लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। हालांकि यहाँ कोई हवा या वायुमंडल नहीं है, ये शून्य के संपर्क में है, इसलिए ये तारों वाले आकाश को नहीं देख सकता है, न ही इसे कोई प्रकाश प्राप्त हो सकता है। बोलते समय अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सूर्य की एक हल्की किरण निकाली। क्योंकि यह स्थान कभी भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हुआ था और शून्य में कोई सूर्य ऊर्जा नहीं थी, अर्जुन केवल अपने दीपक QE को सूर्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था ताकि उसकी दृष्टि का क्षेत्र रोशन हो सके। जैसी कि उम्मीद थी, रोशनी के कारण आसपास का वातावरण अचानक जगमगा उठा। मैंने उसे देखा। अर्जुन ने आश्चर्य से अपना सिर नीचे कर लिया। सचमुच उसके पैरों के नीचे एक अजीब सी जमीन थी। वह रेत जैसी थी, पर रेत से अलग। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा बिंदु घुमाया और पाया कि वह अनगिनत छोटे छोटे क्रिस्टलों से बना था जो रेत जैसे दिखते थे। बच्चे अर्जुन, अपना सिर ऊपर उठाओ, जल्दी। अचानक 8 आंखों वाले सांप के शब्द अर्जुन के दिल में फट पड़े। जिस क्षण अर्जुन ने अपना सिर उठाया, उसने जो देखा उससे वह भयभीत हो गया, जिससे उसके सिर के ऊपर ठंडक छा गई। अध्याय 1422। अर्जुन के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक भेड़िया पड़ा था। यह एक ऐसा जीव था जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि यह एक भेड़िया था क्योंकि इसकी शक्ल भेड़िए से सबसे ज्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह पारंपरिक अर्थों में भेड़िया नहीं था।
खासकर यह चीज बिल्कुल असली नहीं लग रही थी। ये किसी वाष्पशील जीव जैसा लग रहा था। इसके शरीर से लगातार काली हवाएं वाष्पित हो रही थीं और इसका पूरा शरीर काले वाष्पशील पदार्थों से बना था। ये सोने जैसा है। अर्जुन ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, हालांकि वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। हालांकि उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि यह भेड़िया कितना निर्दयी है, लेकिन ये किंवदंती यह साबित करने के लिए काफी थी कि यह भेड़िया उसे आसानी से पल भर में मार सकता था। एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ यहाँ मृत्यु के कगार पर होगा। उसकी छोटी दिव्य मार्शल प्रथम परत का उल्लेख नहीं करना। धीरे धीरे पीछे हटो। हालांकि सांप की आवाज केवल अर्जुन के दिल में ही सुनी जा सकती थी। उसने अनजाने में अपनी आवाज कम कर दी। वह पहले कभी ऐसे अपरिचित प्राणी के संपर्क में नहीं आया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वे मनुष्यों के हृदय की आवाजें सुन सकते हैं या नहीं। अर्जुन चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन केवल 5 कदम चलने के बाद उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह किसी अदृश्य हवा के प्रवाह से परेशान हो गया हो। वो सफेद सड़क जैसी थी। दूर से सड़क पर पानी की एक परत बह रही थी। आम इंसान इस तरह की चीज को सिर्फ देख सकता था, महसूस तो नहीं कर सकता था। अर्जुन जैसे विशेषज्ञ सूक्ष्म स्पर्शजन्य परिवर्तनों को महसूस कर सकते थे। उसने अपनी गर्दन कड़ी की और धीरे से अपना सिर घुमाया। ये दृश्य देखकर उसकी आत्मा मानो डर के मारे कांप उठी। उसके पीछे एक भेड़िया था। उसका दाहिना पैर भाप जैसे भेड़िए के पंजों पर पड़ने ही वाला था। चारों ओर देखने पर पता चला कि यह एक घाटी थी और पूरी घाटी ऐसे ही भेड़ियों से भरी हुई थी। धत तेरी की, अर्जुन का दिल उसके गले तक आ गया। यहाँ सब कुछ बहुत अवास्तविक लग रहा था और यह एक सपने से भी अधिक भ्रामक लग रहा था। विशेषकर भंवर। अर्जुन का मन मचल रहा था। वह एक शून्य भंवर से अंदर आया था और उसके पीछे भी एक भंवर होना चाहिए था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक अदृश्य घाटी थी। कोई भंवर नहीं बचा था। जैसी की उम्मीद थी, दानव सम्राट द्वारा अर्जुन को खींचने के लिए इस्तेमाल की गई काली रेखा गायब हो गई। उड़ जाओ। बड़े सांप ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, चुपके से निकल जाओ। उन्हें सतर्क मत करो। क्या आप उनकी जीवन संरचना को समझ सकते हैं? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा, जैसे ही वह उड़ान भरने का प्रयास कर रहा था। सौभाग्य से यहाँ हवा नहीं थी। तथाकथित हवा शून्य थी। अर्जुन को आसानी से तैरने के लिए अपने डिप क्यूई का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा ताकि इन निचले भेड़ियों द्वारा पकड़े जाने से बच सके, इससे पहले कि वे अपने खतरे से बच सकें। मैं समझ नहीं पाया, सांप ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। ये चीजें केवल जीवित चीजों की तरह दिखती हैं, लेकिन वास्तव में उनके शरीर में कोई जीवन उतार चढ़ाव नहीं होता है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो आपके और मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित है। शियांगनान की दुनिया में पत्थर और पानी जैसी चीजें थीं। वे जीवित चीजें नहीं थीं, लेकिन वे सब मौजूद थीं। हालांकि पाताल लोक में ये निर्जीव चीजें अभी भी जीवित थीं। नीदर अयस्क कहाँ है? अर्जुन फे काफी ऊपर उड़ गया, इसलिए वह शांत हो गया और कीमती नीदर धातु की खोज के लिए तैयार हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से शांत हो पाता, एक और मामला सामने आ गया जिससे वह फिर से घबरा गया। उसका सिर जमीन पर था। उसने ऊपर देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि ऊपर भी जमीन थी। पूरी जगह जमीन ही जमीन थी। इस वक्त उसका सिर ऊपर जमीन पर टिका हुआ था, मानो वो जमीन पर खड़ा हो। क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए उसे पहले से इसका एहसास नहीं हुआ। वह पलटा और अपने पैरों से खुद को जमीन पर धोया। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। आसमान में उसे एक घाटी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अंदर कुछ छोटे छोटे काले बिंदु थे। ये शायद वही नेदर वुल्फ्स होंगे। ये बहुत अजीब है। इस जगह तो लगता है कि कानून अपना असली काम ही खो बैठे हैं। अर्जुन ने अपना मुंह खोला। मेरे पास एक साहसिक विचार है। मैं उन नीदरलैंड के भेड़ियों की ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा। सांप ने कहा, तुम जीने से थक गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ।
जल्दी करो और शुरू करो। अर्जुन ने एक अवतार छोड़ा जो उसके सिर के ऊपर घाटी में तैरता हुआ भेड़ियों के झुंड में जा गिरा। इस समय अर्जुन ने पहले ही अपनी आंखें अपने शरीर के बाहर अवतार पर स्थानांतरित कर दी थी और सीधे अपने शरीर के बाहर अवतार के माध्यम से चारों ओर देखा। वह सावधानी से एक भेड़िए के पास गया और नीचे वाले भेड़िए पर चिल्लाया। बदकिस्मती से भेड़िया जागा नहीं था और उसकी आवाज को फैलने का कोई जरिया नहीं मिला। उसने बस अपना मुंह पूरा खोला और उसकी स्वर तंत्रियां कांप उठीं। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इसे छुओ, बड़े सांप ने उत्साह से कहा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए जिससे अवतार को धीरे से नेदरवुल्फ की दाढ़ी को छूने का मौका मिल गया। इस समय नेदरवुल्फ जाग गया। भाड़ में जाओ, जल्दी करो इससे पहले कि यह तुम्हें मार डाले। देखो, दिव्य मार्शल आर्ट का पहला स्तर इसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े सांप ने जल्दी से आग्रह किया। अर्जुन के अवतार ने तुरंत दीपक क्यूई कृपाण प्रकाश को संघनित किया और नेदरवुल्फ पर भयंकर रूप से हमला किया। जैसे ही तेज ब्लेड नेदरवुल्फ के शरीर को छुआ, वह तुरंत गायब हो गया। हालांकि गायब होने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। जैसे ही ब्लेड की रोशनी नेदरवुल्फ के शरीर को छुई, एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट फैला नहीं, बल्कि वह हवा के एक छोटे से पिंड में बदल गया। जैसे ही वह फैला, वह तुरंत सिकुड़ गया और गायब हो गया। नेदरवुल्फ भी हरकत में आया। उसने बाहर अवतार पर झपट्टा मारा और उसके तीखे पंजों ने अवतार के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसी प्रकार जिस क्षण अवतार को फाड़ा गया, दोनों पक्षों के बीच संपर्क क्षेत्र में ये छोटा विस्फोट हुआ और यह भी चुपचाप सिकुड़कर शून्य हो गया। दिव्य मार्शल तकनीक के प्रथम स्तर का एक अवतार ऐसे ही नष्ट हो गया। नेदरवुल्फ का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। जहां तक नेदरवुल्फ का प्रश्न है, वह सतर्कतापूर्वक चारों ओर देख रहा था। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई अन्य घुसपैठिया तो नहीं है। यह क्या स्थिति है? अर्जुन सदमे में कुछ कदम पीछे हट गया। 8 आंखों वाला सांप चौंका। विरोधियों, धिक्कार है, ये तो कानून विरोधी प्राणी हैं। उल्टा नियम क्या है? अर्जुन की ने पूछा। सांप ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इतिहास की लंबी धारा में कई मार्शल कलाकार स्वर्गीय क्लेश के अंतिम चरण तक पहुँचे हैं और उन्होंने नियमों के नियंत्रण की गहरी समझ हासिल की है। इस प्रक्रिया में उन्होंने नियमों के बिल्कुल विपरीत कुछ खोजा है। इस तरह की चीज को कानून विरोधी पदार्थ कहा जाता है और हम और जिस दुनिया में हम रहते हैं, दोनों ही नियमों से बने हैं। एक बार जब पदार्थ कानून विरोधी पदार्थ को छू लेता है, तो वह दोनों दिशाओं में निरस्त हो जाएगा और हमें नष्ट कर देगा। मैं इन सभी स्थितियों के बारे में ही जानता हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सभी आक्रामक तरीके सकारात्मक नियमों के स्तर के हैं। एक बार जब आप नेदरवुल्फ को छू लेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह कानूनों से संबंधित है। अर्जुन ने कहा, दूसरे शब्दों में वे स्वाभाविक रूप से कानून विरोधी हैं और मैं केवल एक व्यक्ति हूँ जो कानूनों का उपयोग करता है। जब तक मुझे कानूनों की गहरी समझ नहीं हो जाती जो मुझे लगभग कानून के अस्तित्व के बराबर बनाती है, क्या मैं उनका विरोध कर पाऊंगा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ ने भी यह कहने का साहस नहीं किया कि वह इस स्थान से जीवित निकल सकेगा। उस भेड़िए को देखो, इसके पेट के नीचे क्या है? बड़े सांप ने अचानक कहा। अर्जुन ने जल्दी से ऊपर देखा और देखा कि नेदरवुल्फ के नीचे एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु खड़ी थी। वह चीज चमकदार चांदी की थी, लेकिन बहुत छोटी थी। वह बस एक पतला टुकड़ा था, अंडाकार, लगभग तर्जनी के आकार का। नीदर सिल्वर। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। अध्याय 1423। अर्जुन बेहद हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। जैसे ही वह पाताल लोक में पहुंचा, उसे पाताल चांदी मिल गई। इस प्रकार की चीज की ताकत पहले से ही निचले धातुओं में दूसरे स्थान पर थी। केवल तथाकथित अमर निचले सोने से ही कम थी। रैंकिंग के अनुसार निचले क्षेत्र की धातु शक्ति उच्च से निम्न तक निचले सोना, चांदी, स्टील, लोहा, तांबा और लकड़ी होनी चाहिए।
दरअसल सोना कोई ठोस धातु नहीं था, इसकी विशेषताएं अपेक्षाकृत नर्म थीं, लेकिन पाताल लोक की धातुओं को उनके रंगों के अनुसार ही एक कोड नाम दिया गया था। उदाहरण के लिए नेदर गोल्ड सोना नहीं था, बल्कि यह एक गहरे सुनहरे रंग की वस्तु थी। इसके सार का सोने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसका रंग सोने जैसा था, इसीलिए इसे नेदर गोल्ड कहा गया। अब मैंने इसे अर्जित कर लिया है। बड़ा सांप भी बहुत उत्साहित था और बोला, बाई कबीले को 5 नेदर आयरन को नष्ट करने में सक्षम होने पर पहले ही बहुत गर्व हो रहा है। अब जब आपने नेदर सिल्वर को देखा है जो नेदर स्टील से भी अधिक शक्तिशाली है, तो मुझे आश्चर्य है कि जब बाई कबीले को इसके बारे में पता चलेगा तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। अर्जुन ने कहा, दुर्भाग्य से यह पाताल लोक का चांदी का सिक्का बहुत छोटा है। ये केवल एक उंगली के पेट के आकार का है और कागज बहुत पतला है। मुझे डर है कि इससे से ज्यादा एक छोटी बाली ही बनाई जा सकेगी। चाहे नीदर सिल्वर कितना भी कीमती क्यों न हो, उसका बहुत कम होना बेकार था। खैर, पहले हम इस बारे में बात करेंगे। अगर घाटी में और भी नेदर सिल्वर हो तो क्या होगा? सांप ने कहा। नीदर सिल्वर का वह छोटा सा टुकड़ा नीदर वुल्फ ने दबा दिया था। इस समय नीदर वुल्फ अर्जुन के अवतार पर हमला करने के बाद अपना मूल स्थान छोड़ चुका था। उसने बेतरतीब ढंग से लेटने और सोने के लिए जगह ढूंढ ली। अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि उसके आने का समय भेड़ियों के इस झुंड की सुप्तावस्था के साथ मेल खाना चाहिए। अगर वह यह मौका चूक गया तो उसे नहीं पता कि उनकी अगली सुप्तावस्था कब होगी। इस समय अर्जुन ने एक और अवतार जारी किया और उसे सावधानी से तैरने दिया। हालांकि अर्जुन के मुख्य शरीर को भी उसके अवतार के मारे जाने के बाद एक निश्चित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन इस प्रतिक्रिया को पहले ही नजरअंदाज कर सकता था। उसका शरीर अभी भी सूक्ष्म क्यूई से भरा हुआ था और वह किसी भी समय ठीक होने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का उपयोग कर सकता था। इस बार अवतार अब मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, जमीन से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर, फिर रुक गया। उसने नीचे झुककर नेदर सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा उठा लिया। अवतार ने सफलतापूर्वक नेदर सिल्वर को पुनः प्राप्त किया और इसे अर्जुन को सौंप दिया। चलो फिर से देखते हैं, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने अवतार को दूर भेज दिया और धीरे धीरे उसके ऊपर घाटी में तैरने लगा। इस बार अवतार ने बहुत ध्यान से उसका निरीक्षण किया। उसने अपने हाथ में सूरज की एक धुंधली सी किरण पकड़ी और जमीन के पास उड़ गया। उसने जमीन के हर इंच का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। अर्जुन के हाथ में निचले चांदी के छोटे टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं था। एक भयंकर अर्जुन निर्दयी था और उसने तुरंत अपने अवतार को मौके पर ही नष्ट कर दिया। डिपक्यू की भयंकर लपटों का एक गोला तेजी से फूट पड़ा। यह विस्फोट अद्भुत था, लेकिन इससे कोई आवाज नहीं हुई। साथ ही अगले ही पल विस्फोट की लपटें भी तेजी से सिकुड़कर गायब हो गईं। लेकिन इस बार सभी सोए हुए निचले भेड़िए जाग गए। अर्जुन जल्दी से एक गड्ढे में छिप गया और बिना हिले डुले खड़ा रहा। हालांकि ऊपर घाटी से अभी भी काफी दूर जाना था, उसे नहीं पता था कि उन निचले भेड़ियों को उसका अस्तित्व पता चलेगा या नहीं। उसने ये देखने की भी हिम्मत नहीं की कि नीचे के भेड़िए क्या कर रहे हैं। इसके बजाय वह सावधानी से लेट गया और धीरे धीरे समय बीतने का इंतजार करने लगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे नीदर वुल्फ मुझे ढूंढ रहे हैं। अर्जुन के लिए हर पल खतरे से भरा था। सौभाग्य से अब तक सब कुछ सामान्य रहा है। अर्जुन के अपने अनुमान के अनुसार उसे 1 घंटे तक पेट के बल लेटना पड़ा। उसके बाद वह गड्ढे से बाहर निकला और आसमान की ओर देखा। निश्चित रूप से सभी नेदर वुल्फ पहले ही सो चुके थे, लेकिन वे अभी अभी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे और अपनी स्थिति बदल ली थी। ये देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। पूरी घाटी छोटे छोटे क्रिस्टलीय टुकड़ों से भरी हुई थी। अर्जुन बहुत खुश हुआ। साथ ही उसने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेदर वुल्फ नेदर सिल्वर के संरक्षक लग रहे हैं। हर नेदर वुल्फ के नीचे नेदर सिल्वर का एक छोटा सा टुकड़ा क्यों है? तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? जल्दी करो और इसे ले आओ, बड़े सांप ने आग्रह किया। अर्जुन ने तुरंत अपना अवतार छोड़ दिया और उसे तैरने दिया। उसने जमीन से ढेर सारी नेदर सिल्वर शीट्स को ऐसे उठाया जैसे वो जिनसिंग उठा रहा हो।
वो बिना कोई हरकत किए इधर उधर रेंगता रहा। जब सारी निचली चांदी अर्जुन के असली शरीर को सौंप दी गई तो अर्जुन बहुत खुश हुई। उनकी संख्या 330 से अधिक थी। यद्यपि उनमें से प्रत्येक का आकार केवल एक उंगली के बराबर था और वह कागज के टुकड़े जितना पतला था, फिर भी 300 से अधिक की संख्या काफी प्रभावशाली थी। मैं सचमुच यूं ही नहीं आया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और पाताल लोक की सारी चांदी अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दी। हालांकि ये नेदर सिल्वर अभी भी थोड़ा दुर्लभ था। अर्जुन ने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वह अपने कृपाण को पुनः ढालने के लिए नेदर सिल्वर का उपयोग कर सके। हालांकि नाइटमेयर सेबर ने पहले ही रैंक 5 मैजिक क्रिस्टल जोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैजिक क्रिस्टल पहले से ही बहुत कमजोर था, जो अर्जुन के स्तर के साथ तालमेल रखने में पूरी तरह से असमर्थ था। एक बार जब टियर 5 दानव क्रिस्टल का सामना टियर 6 दानव से होता है तो वह भी चिकन रिब बन जाता है, जो टियर 6 दानव की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ होता है। हालांकि इन 300 चांदी के टुकड़ों की कुल मात्रा केवल एक छोटा खंजर बनाने के लिए पर्याप्त थी। क्या आप इसे पूरी तरह से नया रूप देना चाहते हैं? दरअसल विशाल कृपाण में थोड़ा सा नीदर सिल्वर डालने से ही आपकी कृपाण जल्दी ही दाओ सैनिक बन जाएगी, महान सांप ने उत्सुकता से कहा। अर्जुन ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पाताल लोक में आने का क्या मतलब है? पाताल चांदी की थोड़ी मात्रा से बना एक विशाल कृपाण एक साधारण दाव हथियार से अधिक कुछ नहीं है। मैं पूरे नाइटमेयर सेबर को विघटित करना चाहता हूँ। ड्रैगन ब्लड के अलावा बाकी सभी हिस्से नेदर सिल्वर में बदल जाएंगे। केवल इस तरह का हथियार ही सभी दिशाओं में सभी को मार सकता है। महत्वाकांक्षा छोटी नहीं होती, लेकिन मैं इसकी कद्र करता हूँ। बड़ा सांप हंसा। घाटी में मौजूद नेदर सिल्वर पहले ही छीन लिया गया था। अब समय था गहराई में जाने का। दरअसल अर्जुन को खुद भी नहीं पता था कि वह पाताल लोक में किस क्षेत्र में है। शायद वह जिस जगह पर था वह कोई गहरा क्षेत्र था, वरना उसे पाताल चांदी जैसी उच्च गुणवत्ता वाली धातु की खोज न होती। पाताल लोक और मानव जगत के बीच के स्थान की अवधारणा बिल्कुल अलग थी। अर्जुन पाताल लोक की परिधि से प्रवेश नहीं कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वह बाहर से अंदर की ओर बढ़ने के बजाय शायद अनजाने में पाताल लोक के किसी खास क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। चारों ओर देखने पर पता चला कि चारों ओर अंतहीन अंधकार था और उसे नहीं पता था कि पाताल लोक में और भी गहराई तक प्रवेश करने से पहले उसे कहाँ जाना चाहिए। सबसे भयावह बात यह थी कि पाताल लोक में प्रवेश या परिधि जैसी तथाकथित अवधारणा नहीं थी। बहुत संभव था कि सभी क्षेत्र बेतरतीब ढंग से अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हों। जैसे ही अर्जुन हिचकिचा रहा था, एक छोटी सी मकड़ी चुपचाप उसके सिर के ऊपर आ गिरी। अर्जुन इतना डर गया था कि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। ये छोटी सी मकड़ी भी वाष्प अवस्था में थी। यह मकड़ी की पूरी रूपरेखा से थोड़ी सी ही मिलती जुलती थी, लेकिन बारीकियां बहुत अलग थीं। मकड़ी का शरीर तो बस एक अंगूर के आकार का था, लेकिन उसके पतले पैरों का एक पूरा घेरा था। पहली नजर में पतले पैरों की संख्या 30 से ज्यादा होनी चाहिए। अध्याय 1424। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में चीजों की क्या विशेषताएं होती हैं। यह मकड़ी कितनी तेज उड़ रही है, ये कितनी विनाशकारी है। अर्जुन को कुछ नहीं पता था। मकड़ी ने भी अर्जुन पर ध्यान नहीं दिया। वो बस नीचे गिरती रही, लेकिन जब उसका एक पतला पैर नीचे आया तो उसने हल्के से अर्जुन के गाल को छुआ। यह इतना हल्का सा स्पर्श था कि अर्जुन के चेहरे पर एक तेज कट लग गया। कोई बाधा नहीं थी। अर्जुन की रक्षात्मक शक्ति और शरीर की ताकत छोटी मकड़ी के सामने पूरी तरह से शून्य हो गई। घाव गालों की हड्डियों से ठोड़ी तक फैला हुआ था। गालों का सबसे गहरा हिस्सा कटकर खुला हुआ था और ठोड़ी का सबसे उथला हिस्सा भी कटकर खुला हुआ था। सिर्फ मांस और खून ही था। अर्जुन फिर भी नहीं हिला। वह बेबसी से देखता रहा कि कैसे छोटी मकड़ी जमीन पर उतरी और धीरे धीरे सामने की ओर रेंगती चली गई।
अर्जुन के कटे गाल पर लगे घाव पर उसके हृदय की शक्ति ने रक्त की बूंदों की एक श्रृंखला को बाहर धकेल दिया। वे रक्त की बूंदें क्षैतिज रूप से दूर तक तैरती रहीं। अर्जुन ने सोचा, यदि ये सभी जीव कानून विरोधी जीव हैं, तो वे कानून पदार्थ का सामना करने पर एक दूसरे को रद्द कर देंगे और नष्ट कर देंगे। ऐसा क्यों है कि मकड़ी आसानी से मेरी त्वचा को काट सकती है, लेकिन उसके पैर ठीक हैं? सर्प ने कहा, मुझे लगता है कि आपके कानून इससे कहीं अधिक कमजोर हैं, इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। अर्जुन स्वयं नियम नहीं थे, उनके तथाकथित नियम वास्तव में दाव भाग्य थे जिन्हें वे नियंत्रित करते थे। हालांकि छोटी मकड़ी स्वयं एक कानून विरोधी प्राणी थी और उसे दाव फॉर्चून प्राणी माना जा सकता था। इस तरह दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। क्या यहाँ मौजूद सभी अधोलोक प्राणियों की कोई दृष्टि नहीं है? वे मुझे बिल्कुल क्यों नहीं देख सकते? अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अगर ऐसा होता तो क्या वह पाताल लोक में आजादी से आ जा नहीं पाता? लेकिन अगर ऐसा होता तो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ खजाने की तलाश में क्यों आते और मरने की बात क्यों करते? उसे लगा कि जब तक वह उन पर हमला करने की पहल नहीं करेगा, वे उसका पीछा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बड़ा सांप भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन तब अर्जुन को जवाब पता था, क्योंकि उस छोटी मकड़ी का एक लक्ष्य था। जैसे मानव जगत की मकड़ियां कीड़ों का शिकार करती हैं, वैसे ही वह चुपचाप पत्तों से गिर गई और अर्जुन उस पत्ते के बराबर थी। इसमें अर्जुन के प्रति कोई रुचि नहीं थी तथा इसे उच्च प्राथमिकता दी गई थी। एक बड़ा बग। अर्जुन ने सामने की ओर रोशनी की और एक बहुत बड़ा भरिंग देखा। भरिंग का आकार एक प्राचीन हाथी जितना था और उसका शरीर 50 मीटर लंबा था। लेकिन क्या अंगूर के आकार की मकड़ी वास्तव में इस विशालकाय नीदर बीटल को पकड़ रही थी? ये कैसे खा सकता है? अर्जुन की ने पूछा। वह मकड़ी भरिंग के तंतु के रोए जितनी बड़ी तो नहीं थी, है ना? लेकिन तभी अर्जुन ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। जैसे ही छोटी मकड़ी भरिंग की पीठ पर बैठी, वह तुरंत नष्ट हो गई। मकड़ी बर्फ पर गिरती पिघली हुई लोहे की बूंद की तरह थी, जिसने तुरंत ही भरिंग की पीठ के खोल को जला दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से दृश्य को देखा और अवाक रह गया। मकड़ी भरिंग की पीठ पर बैठ गई। दोनों प्राणियों की कानून विरोधी शक्तियों ने एक दूसरे का सफाया कर दिया। मकड़ी द्वारा एक छोटा सा छेद पिघलाने के बाद छेद का किनारा ढहने लगा। काला वाष्पशील खोल कणों में बिखर गया और मकड़ी की ओर ऐसे बढ़ा जैसे नदी में एक छोटा सा काला छेद पानी को बेतहाशा सोख रहा हो। इसके बाद पिघला हुआ छोटा सा छेद और भी बड़ा हो गया। बड़ी मात्रा में वाष्पशील भरिंग के खोल कणों में बदल गए और मकड़ी उन्हें लगातार चूसती रही। भरिंग ने भागने की कोशिश की। भागते हुए उसने काली गैस का एक बड़ा हिस्सा उगल दिया। काली गैस उसकी पीठ के चारों ओर चक्कर लगाती हुई मकड़ी पर टूट पड़ी। हालांकि भरिंग की कानून विरोधी शक्ति मकड़ी की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर थी। उसके हमले भी मकड़ी का भोजन बन गए थे। जब काली गैस मकड़ी के संपर्क में आई तो एक दरार दिखाई दी और वह फैलकर ढहने लगी। 10 सेकंड से भी कम समय में पूरा भरिंग एक अंगूर के आकार के मकड़ी पर गिर गया। मकड़ी ने खोल को अवशोषित कर लिया था। अर्जुन अविश्वास से ये दृश्य देख रहा था। कानून विरोधी दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। यह एक निम्न स्तरीय कानून है जो उच्च स्तरीय कानून के सामने असहाय है। बड़े सांप ने कहा, नियमों की भी अपनी खूबियां और कमजोरियां थीं। उदाहरण के लिए अर्जुन, जो ज्वाला के नियमों पर नियंत्रण रखता था, का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसके पास ज्वाला के नियम थे। यह उसके नियमों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ये स्पष्ट था कि इस निचले क्षेत्र के प्राणी की ताकत को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि अर्जुन को इससे भी अधिक डर इस बात से लगा कि मकड़ी द्वारा भरिंग को खाने के बाद वह वास्तव में उसकी ओर तैरती हुई आई। अरे, ये चीज मुझे खाने आ रही है, अर्जुन चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। मकड़ी तेज गति से तैरती हुई अर्जुन का लगातार पीछा कर रही थी। दूसरी ओर अर्जुन भागने के लिए बेताब था। वह नहीं चाहता था कि उस भरिंग की तरह मकड़ी उसे भी खा जाए और कुछ भी पीछे न छोड़े। हालांकि पाताल लोक के सभी प्राणी कानून विरोधी गुण वाले थे। धूल का एक छोटा सा कण भी अर्जुन के लिए घातक साबित हो सकता था।
अर्जुन ने आगे की सड़क पर रोशनी की और बेतहाशा भाग गया। उसके लिए अपने सामने की सारी बारीकियों पर ध्यान देना मुश्किल था। यहाँ का वातावरण कुछ इंसानी दुनिया के जंगल जैसा था। वहाँ कई अजीबोगरीब वाष्पशील पौधे उग रहे थे। कहने को तो वे पौधे थे, पर असल में उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या हैं। अर्जुन ने अपनी आंखों से एक पौधे को अचानक उठकर दूर भागते देखा। उसकी गति अर्जुन से भी तेज थी। इस विचित्र जंगल में कीड़े मकोड़े और मच्छर जैसे कई छोटे जीव थे। जब अर्जुन दौड़ रहा था तो वह गलती से श्याओमी से भी छोटे एक कीड़े से टकरा गया। जिस क्षण उसका सिर हवा में तैरते कीड़े से टकराया, कीड़ा अर्जुन की भौहों के बीच से होते हुए उसके सिर के पीछे के भाग में घुस गया। दरअसल वह छोटा कीड़ा बिना हिले डुले बस हवा में तैर रहा था। कहना चाहिए कि अर्जुन ने उस छोटे कीड़े को मारा था, लेकिन उसका सिर ही छिद गया था। सौभाग्य से अर्जुन, जिसने काले कछुए की गोली खा ली थी, अब मृत्यु बिंदु नहीं था, अन्यथा ये टक्कर उसकी जान ले लेती। हालांकि जंगल में अभी भी और कीड़े तैर रहे थे। जैसे ही अर्जुन उड़ रहा था, वह लगातार इन चीजों से टकरा रहा था और उसका शरीर लगातार छेदा जा रहा था और फिर से छेदा जा रहा था। उसकी गर्दन, चेहरे, कंधों, छाती, बाहों, पैरों पर हर जगह सुइयों जैसे छोटे छोटे घाव थे। दूसरी ओर अर्जुन के दिल को 2 मिनट से भी कम समय में 5 बार छेदा गया था। ये चोटें किसी भी सामान्य व्यक्ति को तुरंत मरने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन अर्जुन उन्हें सहन करने में सक्षम था। मैं तो लगभग मधुमक्खी का छत्ता बन गया हूँ, अर्जुन ने गुस्से से गाली दी। पलटकर उसने देखा कि मकड़ी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। इसे ज्वाला कृपाण का स्वाद चखाओ। अर्जुन ने पलटकर देखा तो उसे एक लाल ड्रैगन कृपाण जैसी रोशनी दिखाई दी। कृपाण की रोशनी ने लॉ के नियमों को संघनित कर दिया और छोटी मकड़ी पर सटीक निशाना साधा। हालांकि जैसे ही ब्लेड की रोशनी उस छोटी मकड़ी को छूती, वह तेजी से प्रकाश के कणों में सिमट जाती। ये प्रकाश के कण नष्ट हो जाते और छोटी मकड़ी के शरीर में समा जाते और उसका भोजन बन जाते। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अर्जुन फिर मुड़ा और वह निर्दयी हो गया। उसने छोटी मकड़ी पर एक चरणहीन क्लेश उंगली छोड़ी। काली उंगली का बल मकड़ी पर पड़ा, लेकिन भाड़ में जाओ, अर्जुन ने शाप दिया। चरणहीन क्लेश उंगली के मकड़ी पर प्रहार करने के बाद न केवल यह मकड़ी को मारने में विफल रही, बल्कि इसके कारण मकड़ी अंगूर के आकार से बढ़कर अखरोट के आकार की हो गई। अध्याय 1425। इससे भी बुरी बात यह है कि अर्जुन ने और भी अधिक अकल्पनीय कानून विरोधी प्राणियों को अपने पीछे आकर्षित कर लिया था। पहले तो बस एक छोटी सी मकड़ी उसका पीछा करती दिखी, लेकिन अब चारों तरफ अंधेरा छा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है, लेकिन पहली नजर में तो वो मधुमक्खियों का एक काला झुंड लग रहा था। शून्य में घुस जाओ। जैसे ही जीवों का समूह अर्जुन को छूने वाला था, उसने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। शून्य में छिपने के लिए ये सही नाम नहीं था। वह शून्य पत्थर का इस्तेमाल अपने शरीर को विलीन करने और भौतिक दुनिया में गायब होने के लिए कर रहा था, न कि वास्तविक अर्थों में शून्य में भागने के लिए। वे जीव अर्जुन के स्थान से गुजरे, लेकिन वे अभी भी आगे बढ़ रहे थे। जब तक अर्जुन बाहर आया, वे जीव पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। उसे डर था कि वह उन चीजों से लगभग मर ही जाएगा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने मधुमक्खी के छत्ते जैसे शरीर को देखा। फिर उसने डर के मारे अपना सिर हिलाया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए नौशुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। दरअसल उसके शरीर की मरम्मत का एक बेहतर तरीका था। वह था सीधे ज्वाला के नियमों को मुक्त करके उसे पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित होने की गति ठीक होने की गति से कहीं ज्यादा तेज थी। हालांकि अर्जुन को डर था कि कानून की शक्ति उन चीजों को वापस आकर्षित करेगी। यहाँ प्रकाश की गति से कम गति का प्रयोग न करें। सांप ने कहा, यदि आप किसी कानून विरोधी प्राणी पर प्रकाश की गति से प्रहार करते हैं, तो यह आपके शरीर को भेदने जितना आसान नहीं होगा। न केवल आपका शरीर चूर्ण में बदल जाएगा, बल्कि यह चूर्ण से भी अधिक महीन हो जाएगा। चाहे वो टुकड़े हो या बारूद, ये चीजें नियमों के स्तर पर भव्य अस्तित्व थीं। बारूद से भी छोटी चीजों की कई परतें थीं। बिग स्नैक के विचारों के अनुसार जब अर्जुन का शरीर ढह गया, तो उसके अनगिनत अलग अलग एलिमेंटियम पिंडों में ढहने की संभावना थी।
इन्हें एलिमेंटियम कण कहा जाता था। कोई तत्व कितना बड़ा होता है किसी ने इसे मापा नहीं था, लेकिन अर्जुन, जो पहले से ही नियमों की कुछ अवधारणाओं को समझ चुका था, उसे इसका थोड़ा बहुत अंदाजा था। सुई की नोक जितनी छोटी धातु पर कई ट्रिलियन पृथ्वी तत्व या उससे भी अधिक मौजूद थे। मूल तत्व कण बहुत छोटे थे। ज्वाला के नियम भी अर्जुन को जिंदा नहीं जला सकते थे। ज्वाला स्वयं अनगिनत ज्वाला मूल तत्वों से बनी थी। वह सूक्ष्म अर्जुन कणों को जला ही नहीं सकती थी। ये जगह वाकई खतरनाक है। अर्जुन ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई। वह खुश था कि उसके पास अपनी जान बचाने के इतने सारे साधन थे, वरना अब तक वह सैकड़ों बार मर चुका होता। ऊपर देखो, ज्वार आया है, जाकर देखो, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उसने देखा कि उसके ऊपर जमीन पर एक काली लहर सी उठ रही थी। समुद्र का पानी हिंसक रूप से हिल रहा था और अर्जुन की धूप में केवल एक छोटा सा क्षेत्र ही दिखाई दे रहा था। यह एक नया दृश्य था जो अर्जुन ने पाताल लोक में देखा था। शायद अंदर कुछ धातु के अयस्क छिपे हुए थे। अर्जुन सीधे आकाश में उड़ गया और आकाश में जमीन पर उतरा। वह ये देखने के लिए काले सागर में डूबने को तैयार था कि क्या समुद्र तल के नीचे कुछ दुर्लभ अयस्क दबे हुए हैं। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। उसने अभी भी पाताल लोक में चीजों का फैसला करने के लिए पारंपरिक तर्क का इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तव में तथाकथित समुद्री जल वास्तव में जमीन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन के खड़े होने के बाद न केवल वह डूबा नहीं, बल्कि एक लहर ने उसे छेद दिया। ये लहर कोई जीवित प्राणी नहीं थी, न ही इसमें कानून विरोधी शक्ति थी, लेकिन ये बहुत मजबूत थी। उफनती लहरें अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण और मजबूत ब्लेडों की पंक्ति की तरह थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह लहरों का विरोध करने में असमर्थ था। एक लात से उसकी भयानक युआन क्यूई ने लहरों पर बमबारी की, उन्हें जरा सा हिला दिया। लहरें अभी भी नीचे गिर रही थीं, अर्जुन को तुरंत कुचल रही थीं। अर्जुन का मांस और खून लहरों की दरारों से छन छन कर बाहर निकल रहा था। अर्जुन को मांसपाई के अनगिनत छोटे टुकड़ों में कुचल दिया गया। सौभाग्यवश उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अंतिम व्यक्ति पर कानून की ज्वाला छोड़ दी जिसे उसने कुचल दिया था। कीमा बनाया हुआ मांस आग की लपटों से प्रज्वलित हो गया और अर्जुन में बदल गया। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन मजबूती से खड़ा हो पाता, दूसरी लहर पहले ही उस पर टूट पड़ी। उसके पास कानूनों की एक और ज्वाला छोड़ने का समय ही था कि वह एक बार फिर ज्वार से नीचे गिर गया, कुचल गया और कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़ों में कुचल दिया गया। अर्जुन दूसरी बार आग की लपटों में जिंदा जल गया और तीसरी लहर भी उसके ऊपर से गुजरी। अर्जुन जल्दी से उड़ान भरकर भाग निकला। तेज लहर की नोक ने अर्जुन के टखने को खरोंच दिया, जिससे वह सर्पिलाकार उड़ गया। उसका शरीर घूमकर समुद्र की सतह से टकराया और जोर से उछला, मानो वह किसी बेतरतीब घने धातु के फर्श से टकरा गया हो। दो तरंगों ने अर्जुन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह और भी छोटा और कीमा बना हुआ मांस बन गया। जैसे जैसे लपटें जलती गईं, अर्जुन का शरीर समुद्र की सतह पर संघनित होता गया। संघनित होने से पहले ही वह हवा में भागने लगा था। आग का गोला अधिक ऊंचाई पर जाकर मानव आकृति में परिवर्तित हो गया और फिर अर्जुन में परिवर्तित हो गया। अर्जुन नीचे की अशांत लहरों को देखकर दंग रह गया। ये हैं नीदर आयरन क्या? सर्प ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने समुद्र की ओर इशारा किया और चिल्लाया, भाड़ में जाओ। ये तरल निचला लोहा हैं। ये सभी निचला लोहा हैं। एक ही महासागर में इतने सारे निचले लोहे हैं। कई बार कुचले जाने के बाद अर्जुन समुद्र की विशेषताओं को महसूस कर सका। नेदर मेटल की कोई खास संरचना नहीं थी। जब वह नर्म होती थी तो पानी की एक बूंद जितनी नर्म होती थी और जब सख्त होती थी तो हर चीज पर हमला कर सकती थी। किसी अज्ञात कारण से संपूर्ण महासागर का पाताल लोक ऐसा हो गया था। अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी दुनिया में दाव हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला निचला लोहा उसके सामने इतनी शानदार ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे समाप्त ही नहीं हो सकते थे। मैं अमीर हूँ। बड़ा सांप जोर से हंसा, लेकिन अर्जुन तुरंत शांत हो गया और बोला, मैं इसे कैसे ले जाऊं? नेदर मेटल मानसिक था और उसे युद्ध शक्ति से भेदना मुश्किल था।
इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति यानी दिव्य आत्मा की शक्ति की आवश्यकता थी। अर्जुन ने एक दिव्य आत्मा को ज्वाला में जलाने का प्रयास किया, फिर उस दिव्य आत्मा की ज्वाला को एक लंबी तलवार में बदलकर उफनती लहरों को काटने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। हालांकि यह निचला लोहा तरल था, फिर भी यह उस तरल से बहुत अलग था जिसे गोली भट्टी में पिघलाकर पिघलाया गया था, क्योंकि यहाँ का निचला लोहा केवल तरल धातु था, लेकिन यह नर्म नहीं था बल्कि बेहद कठोर था। अर्जुन को तरल निचले लोहे को नरम करने के लिए दिव्य आत्मा की लपटों का उपयोग करना पड़ा, इससे पहले कि वह इसे बाहर निकाल सके। हालांकि लहरें बहुत तेज थीं। इससे पहले कि अर्जुन नेदर आयरन के उस हिस्से को जला पाता, लहर की नोक पर मौजूद नेदर आयरन ज्वार के साथ समुद्र की सतह पर आ गिरा। अर्जुन ने लगातार सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। इस समय अर्जुन इतना चिंतित था कि उसे ठंडा पसीना आ गया। ये देखते हुए कि इतने सारे नेदर आयरन को नहीं ले जाया जा सकता है, अगर वह अब मुड़कर चला जाता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। सर्प ने कहा, नीदर सिल्वर का उपयोग करो। अपने नीदर सिल्वर को एक छोटे खंजर में परिष्कृत करो और लहरों को काट दो। अच्छा विचार है। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत सभी नेदर सिल्वर स्लाइस को गलाने वाली भट्टी में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने दिव्य आत्मा क्यूई को आग में जला दिया और दिव्य आत्मा शक्ति को आग में इंजेक्ट किया, जिससे दिव्य आत्मा क्यूई की दिव्य आत्मा लपटें बन गई। ये नेदर सिल्वर नेदर आयरन से 2 स्तर ऊपर था और बीच में अभी भी नेदर स्टील की एक परत थी। नेदर सिल्वर को पिघलाना बेहद मुश्किल था। यह एक अतुलनीय रूप से लंबी प्रक्रिया थी। हालांकि अर्जुन के दीपक क्यूई की भरपाई नहीं की जा सकी। मुसीबत फिर आ गई। इससे पहले कि वह नेदर सिल्वर को परिष्कृत कर पाता, उसकी एस्ट्रल क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई। अध्याय 1426। नहीं, अर्जुन ने निर्णायक रूप से हार मान ली। उसे नहीं पता था कि वह पाताल लोक से कब निकल पाएगा। शायद भविष्य में वह लंबे समय तक यहीं भटकता रहेगा। अगर उसके पास दिव्य सूक्ष्म क्यूई न होती तो वह ज्वाला के नियमों से भी मुक्त नहीं हो पाता। अगली बार जब वह मरेगा तो सचमुच मर चुका होगा। शेव करो। बड़े सांप ने एक पल सोचा और बोला, एक छोटे चप्पू से खुजाओ जितना हो सके। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यही एकमात्र रास्ता था। वह नेदर सिल्वर पैडल हाथ में पकड़े हुए कुछ दूर नीचे उतरा। तभी एक लहर उससे टकराई। उसने जल्दी से उसे खुरच लिया। चांदी की पट्टिका ने लहर की सतह से तरल निचले लोहे की एक पतली परत खुरच दी। हालांकि अर्जुन के उसे पकड़ने से पहले ही निचले लोहे को लहर ने फिर से बहा लिया और समुद्र की सतह पर पटक दिया। लानत है। अर्जुन ने थूका और फिर कोशिश की। उसने तेजी से हमला किया, प्रकाश की गति तक पहुंच गया, लेकिन जिस गति से नेदर सिल्वर ने नेदर आयरन को दूर भगाया वह बहुत धीमी थी। जैसे ही वह पहली मंजिल से नीचे उतरा, उसने तुरंत कार्रवाई की। उसका दाहिना हाथ परछाई में बदल गया और लटकते हुए नेदर आयरन को ऊपर ले आया। जब उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया तो देखा कि परत बहुत पतली थी, कागज से भी पतली, लगभग पारभासी। लाभ बहुत कम है और जोखिम बहुत अधिक है। तरल निचला लोहा बेहद तेज था। एक बार जब अर्जुन पर्याप्त नीचे नहीं उतरता और लहर की चपेट में आ जाता तो लहर उसके टखने को चीरकर उसे नीचे खींच लेती। अर्जुन ने अपनी दीपक क्यूई से नेदर सिल्वर को बहाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दीपक क्यूई लहरों से सीधे चकनाचूर हो गई। उसने न सिर्फ अपनी एस्ट्रल क्यूई बर्बाद की, बल्कि कीमती छोटी सी नेदर सिल्वर शीट भी ज्वार में खो गई। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अर्जुन ने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाया। लहरों की ऊंचाई का सही अंदाजा कैसे लगाया जाए? इस चीज का कोई नियम नहीं था और इसकी गणना भी नहीं की जा सकती थी। दोबारा। इस बार अर्जुन ने ज्वार की पीठ का पीछा किया। लहर के ऊपर से टकराने के बाद वह उसके पास पहुंच गया। उसका शरीर तेजी से एक परछाई में बदल गया और लहर की पीठ को खरोंच दिया।
हालांकि इस खरोंच से ठोस निचला लोहा निचला चांदी से टकराने पर कटकर खुल सकता था। हालांकि कटने की गति बहुत धीमी थी और इसने अर्जुन को तुरंत रोक दिया। सामने की लहर तो समतल नहीं थी, लेकिन पीछे की लहर आई जिसने अर्जुन को कुचल दिया और उसे चूर्ण विक्षत कर दिया। भाड़ में जाओ, मैं बुराई में विश्वास नहीं करता। फिर से, मैं एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र मार्शल कलाकार को भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं इन तरंगों को नहीं संभाल सकता। अर्जुन लगातार प्रयास करता रहा पर असफल रहा। वह आधे दिन से व्यस्त था, लेकिन अपने भंडारण रिंग में फसल को देखकर वह रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं सका। दरअसल काफी थे। जमा की गई फसल से पहले ही 2-3 मीटर लंबी तलवारें गढ़ी जा सकती थीं, लेकिन अपने पैरों के नीचे समुद्र को देखते हुए और फिर अपनी फसल को देखते हुए अंतर थोड़ा बहुत बड़ा था। एस्ट्रल क्यूई, बड़े सांप ने पूछा। अर्जुन ने आह भरी, मैंने पहले ही अपनी एस्ट्रल क्यूई का 1/3 उपयोग कर लिया है, लेकिन मैं केवल इस छोटे से नेदर आयरन को प्राप्त करने में कामयाब रही। अगर अर्जुन को आते ही नेदर आयरन मिल जाए तो वह बहुत खुश होगा। हालांकि उसने पहले ही नेदर सिल्वर हासिल कर लिया था, इसलिए नेदर आयरन उसकी भूख नहीं मिटा पाएगा। छोड़ो भी, नेदर सिल्वर की तलाश जारी रखो। बड़े सांप ने आह भरी। अर्जुन समुद्र में और गहराई तक उड़ गया और उसके दिल में अभी भी प्रत्याशा का एक निशान था। समुद्र तट के पास हमेशा एक विशाल लहर उठती है। हालांकि समुद्र में आगे बढ़ने पर उसे एक शांत समुद्र का सामना करना चाहिए। वहां पहुंचने पर उसे सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन अंत में अर्जुन को बहुत निराशा हुई। उसने एक दिन और रात उड़ान भरी, लेकिन समुद्र अभी भी अशांत था। वहां शांत समुद्र जैसी कोई चीज नहीं थी। पूरा सागर हिलोरे मार रहा था। ये घटना अकल्पनीय थी और अर्जुन इसे समझ नहीं सका। चाहे पाताल सागर कितना भी विशाल क्यों न हो, अर्जुन केवल ऊर्ध्वाधर रूप से ही ऊपर चढ़ सकता था और अपने सिर के ऊपर की भूमि का अन्वेषण जारी रख सकता था। यह विचित्र दुनिया खतरों से भरी हुई थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों में मनुष्य को मरने के असंख्य अजीब तरीकों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु अस्पष्ट और अचानक हो जाती है। अर्जुन आसमान में जमीन की ओर उड़ रहा था। किसी वजह से उसका शरीर किसी चीज से टकराया सा लगा। पल भर में उसका शरीर दर्जनों टुकड़ों में कट गया। उसी समय जब अर्जुन का शरीर अलग हुआ तो उसने तेजी से युआन क्यूई की एक ज्वाला छोड़ी। लगभग अगले ही पल उसका शरीर आधिकारिक रूप से विभाजित हो गया। आग की लपटों ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने ठीक नीचे एक धुंधला मकड़ी का जाला देखा। मकड़ी का जाला रेशे जैसा नहीं बल्कि ब्लेड जैसा था। जब वह अभी ऊपर उड़ा तो संयोग से उसका मुंह ब्लेड के किनारे की ओर था। ये ब्लेड रेशम जैसे मकड़ी के जाले से 100 गुना पतले थे। न तो प्रकाश को परावर्तित कर सकते थे और न ही दिखाई दे सकते थे। अरे यार, ये चीज खाने को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सीधे खाने को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। अर्जुन ने मकड़ी के जाले का निरीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि अचानक कोई मकड़ी बाहर निकलकर उसे खा जाएगी। जब वह उतरा तो अचानक जमीन उभर आई। उसके पैरों के नीचे कोई धरती नहीं थी बल्कि मिट्टी में एक विशाल वाष्पशील मेढक छिपा हुआ था। मेढक ने एक ही बार में अर्जुन की कमर को काट डाला। फिर उसकी लंबी जीभ अर्जुन की कमर के नीचे टूटे हुए शरीर के चारों ओर लिपट गई और उसे उसके पेट में घुसा दिया। अर्जुन ने जल्दी से लॉस की एक लौ जलाई। लौ टॉड के गले में जल उठी। उसका आधा शरीर अर्जुन के शरीर में वापस आ गया और वह बेतहाशा भाग गया। मेढक उछल पड़ा और उसके पीछे बेतहाशा भागा। एक बार इस चीज ने जितनी दूरी छलांग लगाई वह कल्पना से परे थी। उसका विशाल शरीर तुरंत अर्जुन से आगे निकल गया और उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। उसकी लंबी जीभ अर्जुन की ओर लुढ़क गई। क्या आप इसे हरा नहीं सकते? क्या आप इसे चकमा नहीं दे सकते? अर्जुन ने चकमा दिया और मेढक ने फिर अपनी जीभ बाहर निकाली। भाप से भरी जीभ अचानक सैकड़ों लंबी शाखाओं में बढ़ गई। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। मेढक का शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसे ही अर्जुन ने घनी जीभ को चकमा दिया, ठंडी रोशनी देखकर उसका दिल बैठ गया। अपना सिर उठाकर उसने एक भव्य मैंटिस
को हवा में उड़ते देखा। मैंटिस टोड से कई गुना बड़ा होता है। हे भगवान, इस शापित जगह ने अपनी जान गंवा दी। अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़नी और भागना जारी रखा। मेढक को निगलने के बाद मैंटिस ने भी अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसी लानत भरी जगह पर एक मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से सजाया हुआ था। रक्षा और शारीरिक शक्ति बिल्कुल शून्य थी। सौभाग्य से मैंटिस मेढक की तरह तेजी से नहीं भागा, इसलिए अर्जुन ने कुछ प्रयास किया और अंततः उसे दूर फेंक दिया। वह एक विपत्ति से बच निकला था, लेकिन अंत में बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश हुई और वाष्प के रूप में पानी की बूंदें आसमान से गिरी, जो अर्जुन के शरीर पर छिटक गईं और अनगिनत छोटे छोटे छिद्रों से होकर बाहर निकल गईं। अर्जुन पहले से ही आश्वस्त था और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह जमीन पर निश्चल बैठा रहा और बारिश की बूंदों को अपने शरीर से भेदने दे रहा था। वह केवल अवाक होकर ही कानूनों की ज्वालाएं छोड़ता था। हर बार जब उसका शरीर टुकड़ों में छिद जाता तो वह खुद को पुनर्जीवित करने के लिए एक ज्वाला छोड़ता। उसने वर्षा की बूंद को पकड़ने की कोशिश की ताकि देख सके कि वह इतनी शक्तिशाली क्यों है। क्या वह किसी प्रकार की तरल धातु है और क्या उसे हटाया जा सकता है? लेकिन परिणाम देखकर उसे रोना आ गया। यह एक शून्य तरल है। इससे उन्होंने यह अनुमान लगाया कि उन्हें शून्य भंवर से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। शून्य भंवर ने एक आश्चर्यजनक घुमाव बल के साथ शून्य को मोड़ दिया, निचोड़ा और संपीड़ित कर एक तरल संरचना में बदल दिया, जिससे यह वर्षा की बूंदों में बदल गया जो चारों ओर बिखर गईं। सामान्यतः शून्यता का कोई द्रव्यमान नहीं था और वहां कुछ भी नहीं था। हालांकि पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर विशाल भंवर अजीब शून्यता ऊर्जा से बना था। इसमें ऐसी भयानक क्षमताएं थीं। ये भंवर अर्जुन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसमें शून्य को निचोड़ने की चमत्कारिक क्षमता थी। मैं बहुत कम जानता हूँ, अर्जुन ने आह भरी। सौभाग्य से बारिश जल्दी आई और चली गई। कुछ ही मिनटों में रुक गई। अर्जुन ने जमीन पर एक बड़ा वृत्त खींचा और कहा, ये जगह भंवर से ज्यादा दूर नहीं है। भविष्य में जब हमें यहाँ से निकलना होगा तो हम भंवर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए यहाँ लौट सकते हैं। अध्याय 1427। अर्जुन एक दिशा में उड़ गया और 1 घंटे के भीतर उसने शून्य भंवर को देखा। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। जब तक उसे भंवर मिल जाएगा उसे खुद पर भरोसा रहेगा। भले ही इस यात्रा से उसे कुछ और हासिल न हो, कम से कम वह यहाँ से तो निकल ही सकेगा। हालांकि पाताल लोक हमेशा अर्जुन को बेरहम और अंतहीन प्रहार देता था, जिससे उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता था। शून्य भंवर चला गया था। ये जहाँ था वहाँ कुछ देर तक ही रुका और फिर अचानक गायब हो गया। ऐसा लगता है कि यह चीज किसी स्थिर स्थिति में नहीं है। बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अपंग हूँ। बड़ा सांप मुस्कुराया और बोला, कम से कम तुम अभी मरे नहीं हो। अगले 3 दिनों में अर्जुन अनगिनत बार मरा, शायद 80 या 90 बार या यहाँ तक कि 100 बार। वह स्वयं गणना करने में बहुत आलसी था। हर बार जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसका कारण प्राकृतिक वातावरण होता था। इस तरह की मृत्यु में भी वह जीवित रह सकता था। हालांकि यदि उसका सामना छोटे मकड़ी जैसे उच्च स्तरीय कानून विरोधी प्राणी से हो जाए तो जब तक वह एक बार मर जाता है वह कभी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये था कि छोटी मकड़ी सीधे अर्जुन की शारीरिक संरचना को नष्ट कर सकती थी, जिससे उसके ज्वाला के नियमों को आकार देना असंभव हो जाता था। हर मिनट, हर सेकंड अचानक मौत की संभावना थी। जहां तक उसकी एस्ट्रल क्यूई का सवाल है तो वह केवल आखिरी तिहाई ही बची थी। क्या आपके पास अभी भी आत्मा पत्थर हैं? अर्जुन ने पूछा। बड़े सांप ने अपराध बोध से कहा, नहीं, मैंने सब खा लिया। क्या तुमने सब खा लिया? अर्जुन ने शाप दिया, तुम बहुत खाने योग्य हो। राक्षसी जानवर महाद्वीप में मुझे कितने आत्मा पत्थर मिले, क्या तुमने सब खा लिए? ये कितने समय पहले की बात है। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खाता था और अब मैंने सब खा लिया है। बड़े सांप ने कहा। अर्जुन असहाय था। उसने पहले कभी भी आत्मा पत्थरों की इतनी लालसा नहीं की थी जितनी अब कर रहा था। परेशानी की बात यह थी कि ऐसे शापित स्थान पर अपनी एस्ट्रल क्यूई को पुनः
प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय बिजली को बुलाना असंभव था। बस आखिरी 1/3 बचा है। अर्जुन ने ध्यान से हिसाब लगाया और कहा, इस तिहाई का आधा हिस्सा खत्म हो जाने के बाद चाहे फसल हो या न हो, हमें यहाँ से जाना ही होगा। मैं तैयार नहीं हूँ। सांप ने आह भरी, धिक्कार है, मैं बड़ी मुश्किल से पाताल लोक में पहुँचा हूँ और मुझे पाताल चांदी के 300 टुकड़े और थोड़ा सा लोहा मिला है। जिंदा बचना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, खोज जारी रखें। अर्जुन ने अजीब जंगल, अजीब क्रिस्टल रेगिस्तान और उससे भी अजीब नेदर कॉपर झील के माध्यम से उड़ान भरी। जब अर्जुन ने कुछ नीदर कॉपर निकालने का प्रयास किया तो झील से बाहर निकली कैटफिश जैसी पतली चीज ने उसे 3 या 4 बार काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में उसे नीदर कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। सौभाग्य से वे अजीब कैटफिश बहुत निम्न स्तर की थीं और वे अर्जुन का बड़े पैमाने पर विनाश करने में असमर्थ थीं। नेदर झील को पार करने के बाद अर्जुन ने इस जादुई यात्रा को लगभग छोड़ दिया था और शून्य भंवर की खोज शुरू कर दी थी। भले ही वह अनिच्छुक था, फिर भी यह उसकी सारी एस्ट्रल क्यूई को समाप्त करने और यहाँ पूरी तरह से मरने से बेहतर था। हालांकि शून्य में भंवरें अनियमित रूप से प्रकट हुईं, इसलिए वह हर जगह केवल बारिश ही खोज सका। सौभाग्य से बिजली की प्रकाश विद्युतांक पाताल लोक में असाधारण रूप से उपयोगी थी। बिजली की प्रकाश विद्युतांक चीजों की सतह के आर पार देख सकती थी और इस पाताल लोक में जहां बिल्कुल भी हवा नहीं थी, उसकी बिजली की प्रकाश विद्युतांक बहुत दूर तक देख सकती थी। यदि आप इसे मानव जगत की दूरी में परिवर्तित करें तो आप 1 लाख ली के भीतर सब कुछ देख पाएंगे। बेशक इस चाल का इस्तेमाल अयस्कों की खोज के लिए नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लेई लियांगुआन की आंखें इस दुनिया के पदार्थों को नहीं देख सकती थीं, न ही वह पृथ्वी की सतह को देख सकता था। वह बिना किसी बाधा के केवल आकाश को देख सकता था। बारिश की खोज का यही सबसे सुविधाजनक तरीका था। जैसे ही अर्जुन उड़ रहा था, उसने अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। उसके सामने एक पहाड़ प्रकट हुआ। यह एक अजीब भौतिक संरचना थी, न वाष्पशील, न तरल, न ठोस। यह एक छाया की तरह था। वास्तव में अर्जुन ने शुरू में सोचा था कि यह एक छाया है, एक छाया जो प्रकाश से किसी चीज के प्रकाशित होने के बाद जमीन पर पड़ती है। हालांकि ये छाया त्रिआयामी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ कोई अन्य प्रकाश स्रोत नहीं है। अर्जुन उत्सुक था। वह अंदर गया और दोबारा देखा। पहाड़ वाकई एक परछाई था। हालांकि ये परछाई उसके हाथों से भेदी नहीं जा सकती थी और अपारदर्शी भी थी। ये पहाड़ी जंगल का काला रंग था। क्या बकवास है, अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया। देखो, पहाड़ के नीचे एक छेद है, बड़े सांप ने कहा। जब अर्जुन नीचे उतरा तो वहाँ वास्तव में एक गुफा थी। सटीक रूप से कहें तो गुफा छाया में एक दरार की तरह थी, लेकिन ये दरार गुफा के अंदर तक फैली हुई थी और अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अर्जुन ने अयस्क ढूंढने की कोशिश करते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी पर्वत शिखर की खोज की थी। पहले भी जब भी उसे कोई पर्वत शिखर मिलता था, वह उसके अंदर चला जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव जगत में ज्यादातर अयस्क पर्वतों में पाए जाते हैं, लेकिन पाताल लोक में यह नियम पहले ही अमान्य हो चुका था। अर्जुन ने अपने सामने दर्जनों पर्वत चोटियों को छान मारा, लेकिन उसे एक भी अयस्क नहीं दिखा। वह भविष्य में और पर्वत चोटियों की तलाश करने की जहमत नहीं उठा सकता था। हालांकि ये पर्वत शिखर परछाइयों से बना था। ये बहुत अलग था, इसलिए उसने इसे फिर से देखने का फैसला किया। अंदर लंबी सुरंग के साथ चलते हुए खामोश दुनिया ने उसे अकेलापन और खौफनाक एहसास कराया। सौभाग्य से वह हमेशा उस बड़े सांप के साथ रहता था, वरना वह बहुत पहले ही उस असीम दमनकारी वातावरण में गिर पड़ा होता जहां न कोई आवाज थी, न कोई रोशनी और हर जगह मौत ही मौत थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। सुरंग के सामने एक कोना था। कोने के अंदर सूरज की रोशनी का एक हल्का सा प्रतिबिंब था जो कुछ रोशनी को परावर्तित कर रहा था। अर्जुन सावधानी से कोने पर लेट गया और अंदर झांका। इसे देखकर उसे अचानक लगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है।
पाताल लोक रजत। गुफा के अंत में एक गोलाकार गुफा थी। गुफा के तल में तलवार जैसे कुछ क्रिस्टल तिरछे गड़े हुए थे। वे सभी क्रिस्टल नेदर सिल्वर से सीलबंद थे। मोटे अनुमान के अनुसार इस नेदरवर्ल्ड सिल्वर का उपयोग 4 मीटर ऊंची कृपाण बनाने के लिए किया जा सकता है। अर्जुन की लार टपक गई। हे भगवान, नेदर सिल्वर, इतना सारा नेदर सिल्वर, मैंने इसे अर्जित किया है। अर्जुन के मन में सांप जोर से हंसा। कुंग-फू मेहनत की बर्बादी नहीं है। अगर तुम इस पाताल लोक की चांदी से एक विशाल कृपाण बनाओ तो 5वें चरण का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। अर्जुन भी मुस्कुराया। वह नेदर सिल्वर लेने ही वाला था, लेकिन अपनी आंख के कोने में जो चीज उसने देखी उसने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। सटीक रूप से कहें तो यह कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि काले रंग की एक गेंद थी। ये काला क्षेत्र एक कोने में लिपटा हुआ था और यदि इस पर सूर्य की रोशनी भी पड़ती तो भी ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। वह क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से काले क्षेत्र की ओर इशारा किया। जरा संभल कर रहना ही बेहतर है। बड़ा सांप भी सतर्क हो गया। भगवान जाने क्या बला है। जरा एक छोटा सा पत्थर फेंक कर तो देखो। अर्जुन ने चारों ओर देखा। यहाँ एक छोटा सा पत्थर था। वह बस अपनी स्टोरेज रिंग से एक चिकन ड्रमस्टिक निकाल कर नेदर सिल्वर से सील बंद क्रिस्टल पर फेंक सकता था। वह ये नहीं जानना चाहता था कि वह काला भूत किस तरह का था। वह बस ये जानना चाहता था कि अगर उसने नेदर सिल्वर ले लिया तो क्या वह काला भूत आकर उसे मार डालेगा। जब ड्रमस्टिक क्रिस्टल पर उतरी तो काली गेंद खड़ी हो गई। यह एक अजगर था। अर्जुन दंग रह गया। चूंकि वह प्राणी प्रकाश को बिल्कुल भी परावर्तित नहीं करता था, इसलिए सूर्य का प्रकाश सीधे उसमें समा जाता था, जिसके कारण अर्जुन यह नहीं देख पाता था कि वह कैसा दिखता है। उसने तो बस चमकती गुफा की काली आकृति का विश्लेषण किया था। वह एक काले अजगर के आकार का प्राणी था। वह उस जीव की सतह भी नहीं देख सका। ये तो गड़बड़ है। 8 आंखों वाले सांप ने ठंडी सांस ली। ये कानून विरोधी जीव तो अपने शरीर से निकल भी नहीं सकता। बच्चे अर्जुन, जल्दी जल्दी पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। अध्याय 1428। इस स्तर का कानून विरोधी प्राणी एक छोटी मकड़ी से भी ऊंचा था। अर्जुन में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वह आगे बढ़े। एक बार अगर वह फंस गया तो मरने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अर्जुन ने पीछे हटने का सामान्य तरीका अपनाने की भी हिम्मत नहीं की। वह सीधे एक कदम पीछे हट गया और पीछे हटते हुए एक अवतार को वहीं छोड़ गया। अवतार उसके ठीक सामने खड़ा था, जबकि अर्जुन पीछे हटता रहा। ड्रैगन के आकार के उस काले जीव ने अर्जुन के अवतार को देखा और उसे आगे बढ़ते देखा। जब अवतार पर प्रहार हुआ तो वह तेजी से अनगिनत मूल कणों में बिखर गया। जहां तक उन मूल कणों का प्रश्न है, वे नष्ट होते रहे और शून्य में विलीन होते रहे। अर्जुन पहले ही गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकल चुका था, लेकिन वह गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा था, स्तब्ध था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। पूरे 5 मिनट बाद वह दंग रह गया और बोला, क्या मैंने गलत देखा? उस चीज ने तत्वों को बुझा दिया। 8 आंखों वाले सांप का दिल धड़क उठा। हाँ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये है। अर्जुन लंबे समय तक हकलाता रहा, लेकिन वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं ढूंढ सका। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? अर्जुन चौंक गया। ये चीज शायद 10,000 सफेद नदियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। सर्प ने कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये केवल पाताल लोक में ही शक्तिशाली है, क्योंकि यह स्थान कानून विरोधी दुनिया है। अगर यह ड्रैगन जैसा प्राणी सचमुच हमारी दुनिया में आ गया तो शायद एक ही वार से यह कमजोर हो जाएगा। सकारात्मक नियमों की पूरी दुनिया इसे मिटा देगी। अर्जुन समझ गया कि बड़े सांप का क्या मतलब था। मछलियां पानी में तो शक्तिशाली होती हैं, लेकिन जमीन पर नहीं। इसी तरह जमीन पर रहने वाले जीव पानी में उतरते ही बेकार हो जाते हैं। जब 2 अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे की दुनिया में प्रवेश करती हैं, तो वे दोनों ही कमजोर हो जाती हैं। हमें क्या करना चाहिए? सांप ने पूछा। नीदर सिल्वर। हालांकि यह ड्रैगन जैसा प्राणी हमारी दुनिया में कचरा है, लेकिन नीदर सिल्वर हमारी दुनिया में एक खजाना है।
हाँ बिल्कुल, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने इसे देखा, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। अरे अंदर एक अवतार डाल दो। अर्जुन ने अपने अवतार को छोड़ दिया और उसे पहाड़ में घुसने दिया। सुरंग के पास पहुँचते ही वह तुरंत क्रिस्टल की ओर दौड़ा। हालांकि ड्रैगन जैसा प्राणी और भी तेज था। तेजी से हमला करते हुए वह अवतार से टकराया और उसे एक बार फिर नष्ट कर दिया। अर्जुन सावधानी से गुफा के बाहर छिप गया। उसे डर था कि ड्रैगन के आकार का प्राणी बाहर खींच लिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि अजगर जैसे दिखने वाले उस जीव का बाहर आने का कोई इरादा ही नहीं था। शायद उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि घुसपैठिया पहले ही खत्म हो चुका है। अर्जुन को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने एक और अवतार अंदर डाल दिया। इस बार उसने अवतार को क्रिस्टल पर हमला करने नहीं दिया। इसके बजाय उसने अवतार को चुपचाप क्रिस्टल के किनारे तक जाने दिया और धीरे से उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। चूंकि यहाँ ध्वनि संचारित नहीं हो सकती थी, इसलिए संभवतः ड्रैगन आकार का प्राणी अवतार के अस्तित्व का निर्धारण नहीं कर सका। लेकिन परिणाम ने अर्जुन को निराश कर दिया। ड्रैगन ने अवतार को खोज तो लिया, लेकिन फिर भी उसे चकनाचूर कर दिया। यदि आप हार नहीं मानते तो इसे पुनः करें। इस बार अर्जुन ने 2 अवतार छोड़े। एक अवतार ड्रैगन की ओर रेंगता हुआ गया और दूसरा क्रिस्टल की ओर। वहां अभी भी बहुत सारे क्रिस्टल थे, लगभग 7.5। इसके बारे में सोचें, उस ड्रैगन को उस अवतार पर हमला करने को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उसके करीब है, बजाय उस अवतार पर हमला करने के जो क्रिस्टल के करीब है। जो भी इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा उसे सबसे पहले हराया जाएगा। अर्जुन ने कहा। वास्तव में जैसा कि अर्जुन ने अनुमान लगाया था, ड्रैगन ने वास्तव में उस अवतार पर हमला किया जो उसके करीब था और एक ही झटके में अवतार को टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरे अवतार ने अवसर का लाभ उठाकर क्रिस्टल को बाहर निकाला, घूमा और बाहर भाग गया। अर्जुन का दिल उसके मुंह से बाहर निकलने वाला था। निकालो इसे, निकालो इसे। वह सफल होने ही वाला था। उपप्रकाश गति। क्रिस्टल अवतार को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसने तुरंत उपप्रकाश की पूरी गति को सक्रिय कर दिया। गुफा के बाहर अर्जुन भी प्रकाश की गति से भागने के लिए तैयार था। हालांकि उस ड्रैगन ने वास्तव में आश्चर्यजनक गति से अवतार को पकड़ लिया और एक पल में अवतार को टुकड़ों में तोड़ दिया। अर्जुन, जो गुफा के बाहर था, क्रिस्टल लेकर भागने ही वाला था कि वह रुक गया। वह चीज वास्तव में उस अवतार को पकड़ सकती है जो पिछली बार प्रकाश की गति से बच निकला था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। गति पर्याप्त नहीं है, प्रकाश की गति का प्रयोग करो। बड़े सांप ने कहा, मुझे पहले दूर रहना चाहिए। अर्जुन ने पहले गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 अवतारों को पीछे छोड़ा, फिर एक दिशा पाए और उड़ना शुरू कर दिया। गुफा के द्वार पर रुकना बहुत खतरनाक था। ये जानने के बाद कि पिछली बार ड्रैगन प्रकाश की गति तक पहुंच सकता था, अर्जुन बहुत अनिश्चित था। अपने अवतार को जारी करने से पहले वह मानव दुनिया से 50,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ चुके थे। वह अब यहाँ मोंटेनेग्रो को नहीं देख सकता था। 50,000 किलोमीटर दूर अर्जुन ने 2 अवतारों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक त्वरण सरणी हथेली का निर्माण किया और फिर चुपचाप गुफा में प्रवेश किया। अर्जुन ने अपने अवतार की आंखों से चारों ओर देखा। दूसरी तरफ जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी उंगली की हथेली जितना साफ था। जब एक अवतार ड्रैगन के पास पहुंचा और दूसरा जमीन पर रखे क्रिस्टल के पास पहुंचा, तो ड्रैगन ने दूसरा हमला कर दिया और पहले अवतार को चकनाचूर कर दिया। दूसरे अवतार ने क्रिस्टल उठाया और भाग गया। वह तुरंत प्रकाश की गति से गुफा से बाहर निकल गया। इस समय अर्जुन के लिए कुछ पूरी तरह से समझ से परे हुआ। ड्रैगन दूसरे अवतार की दिशा की ओर दौड़ा और ब्लैक डोमेन से बाहर निकल गया। यह एक काला क्षेत्र था जो कि गैर परावर्तक था। जहां तक प्रकाश की गति से भागने वाले अवतार का प्रश्न है, वह वास्तव में ब्लैक डोमेन द्वारा चूसा गया था। ब्लैक डोमेन ने एक अकल्पनीय आकर्षण पैदा किया जिसने अवतार को अपनी ओर खींच लिया। अवतार न केवल आगे बढ़ने में असमर्थ था, बल्कि धीमी गति से पीछे की ओर भी खिसकने लगा। ब्लैक डोमेन स्थिर रहा और उसने अवतार को खींचा, जबकि ड्रैगन ने अवतार को टुकड़ों में तोड़ दिया। ये अर्जुन पहली बार दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, सांप बोला। ड्रैगन ने जो काला क्षेत्र बनाया है वह असल में क्या है?
ये प्रकाश की गति से चलने वाली वस्तुओं को भी फंसा सकता है। अरे नहीं, ये टूट गया, वह ड्रैगन बाहर आ गया है। सांप की चीख सुनकर अर्जुन की नींद खुल गई। उसने पाया कि अजगर पहले ही उसकी ओर उड़ना शुरू कर चुका था। 50,000 किलोमीटर दूर जब ड्रैगन उड़ा तो उसने और भी बड़ा ब्लैक डोमेन बनाया। ये ब्लैक डोमेन ड्रैगन से भी तेज था। यह अंतरिक्ष और समय की परवाह किए बिना सीधे आकाश को भर रहा था। जहां तक उस अजगर की बात है, वह तेजी से काले क्षेत्र से गुजर गया। उसका निशाना अर्जुन था, जो 50,000 किलोमीटर दूर था। मैं बच नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है। उस अजगर के हाथ से बच पाना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। क्या करें, ये तो आ ही रहा है, इसे मेरे वजूद का एहसास कैसे हुआ? प्रकाश की गति भी उससे बच नहीं सकती थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास उससे बचने का और क्या उपाय है। इस बार अर्जुन पूरी तरह से हताश था। उसने पहले कभी इतना हताश महसूस नहीं किया था। वह अजगर पहले से ही अर्जुन की समझ से परे था। इस बार तो मैं सचमुच मर जाऊंगा, अर्जुन ने आह भरी। उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। नेदर सिल्वर पाने और उस ड्रैगन को भड़काने के लिए यह उसका अपना फैसला था। वह बस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सपने देखो, जल्दी करो, सपने में छिप जाओ, बड़ा सांप जल्दी से चिल्लाया। सपना। अर्जुन स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपने मंत्र को सक्रिय कर दिया ताकि वह सो जाए। वह इस पद्धति के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था। इस रहस्यमयी दुनिया में सपनों का अस्तित्व है या नहीं, यह अभी भी संदिग्ध था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कोशिश की, वह वैसे भी मर जाएगा। धीरे धीरे नींद आने में बहुत देर हो चुकी थी। उस अजगर की गति बहुत तेज थी। अर्जुन ने सीधे उसके माथे पर थप्पड़ मारा। परिणाम स्वरूप एक ही हथेली के प्रहार से उसकी ताकत का गलत आकलन हो गया और वह अभी भी जाग रहा था। एक और हथेली। ड्रैगन पहले ही 40,000 ली को पार कर चुका था। अर्जुन दूसरी हथेली पर बेहोश नहीं हुआ। ड्रैगन पहले से ही यहाँ था। ड्रैगन ने अर्जुन की ओर विनाशकारी हमला किया और एक भयानक ड्रैगन शरीर फट गया। अर्जुन की तीसरी हथेली भी उतरी। जैसे ही ड्रैगन की दाढ़ी अर्जुन के चेहरे को छूने ही वाली थी, अर्जुन की हथेली ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह बेहोश हो गया। क्या वह मर गया या यह एक सपना था? अर्जुन को भी नहीं पता था। वह केवल इतना जानता था कि जब तीसरी हथेली उतरी तो उसने अमर यात्रा तकनीक को सक्रिय कर दिया। अध्याय 1429। अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगर वो बेहोश होता तो ऐसा ही होता। हालांकि यदि उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और वे मर जाएं, तो भी वे ऐसा परिणाम पैदा कर सकते हैं। अर्जुन को कुछ भी पता नहीं था। अज्ञात समय के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके आसपास की हर चीज और भी धुंधली हो गई। क्या मैं पाताल लोक में हूँ या किसी स्वप्न में? क्या उस अजगर ने मुझे जाने दिया? अर्जुन ने जल्दी से उसके शरीर को छुआ। उसे एहसास हुआ कि वह सपने में था। वह सचमुच अंदर आया। भगवान का शुक्र है। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी और डर के मारे उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे अर्जुन, अपने सामने देखो मेरे भगवान। सांप की आवाज अचानक सुनाई दी। अर्जुन ने अपना सिर उठाकर देखा और वह तुरंत ही बुरी तरह डर गया। वह अजगर अभी भी जीवित था। वह एक समाधि में था, जिसका मतलब था कि वह वास्तव में उसके पीछे एक सपने में चला गया था। भाड़ में जाओ। जैसे ही अर्जुन का श्राप फटा, ड्रैगन आगे बढ़ा और अर्जुन को टुकड़ों में तोड़ दिया। ये सचमुच यहाँ है, ये सचमुच आ रहा है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि कोई प्राणी उसके पीछे सपनों की दुनिया में कैसे आ सकता है। हालांकि अर्जुन का टूटा हुआ शरीर जल्दी ही ठीक हो गया। उसने अपने शरीर की ओर देखा, फिर अजगर की ओर जोर से हंसते हुए कहा, यह मेरा सपना है। मैं यहाँ अजेय हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। स्वप्न केवल चेतना की एक अवस्था है, ये वास्तविक संसार नहीं है। यहाँ जीवन और मृत्यु नहीं है।
यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति दुस्वप्न देख रहा हो कि वह गिरकर मर गया है, लेकिन वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसके सपनों में अर्जुन का अनंत बार पुनर्जन्म हो सकता है। वह अजगर अभी भी अर्जुन पर हमला कर रहा था और अर्जुन पहले से ही उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। अगर यह मेरे सपने में है तो क्यों? अर्जुन ने सपने में प्रक्षेपित वास्तविक दुनिया को देखा और उत्सुकता से पूछा, वास्तविक दुनिया में कोई असली ड्रैगन क्यों नहीं था? अमर आरोहण तकनीक की बदौलत वह स्वप्नलोक में अपना असली शरीर छिपा पाया। हालांकि अगर वह अजगर अंदर आना चाहता था तो उसे अपने स्वप्नलोक में ही प्रवेश करना था, उसका असली शरीर बाहर ही रहना था। हालांकि अर्जुन ने ड्रैगन का केवल स्वप्न शरीर ही देखा, उसका वास्तविक शरीर नहीं। क्या हुआ? क्या यह इसका असली शरीर है? अर्जुन ने अपने सामने खड़े ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए चौंकते हुए पूछा, क्या इसका असली शरीर पीछे आ रहा है? सर्प भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, विधि विरोधी की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत भिन्न है। फिर यदि आप विधि विरोधी की दुनिया में स्वप्न देखते हैं तो विधि विरोधी प्राणी उसमें आ सकते हैं। इसका क्या कारण है? क्या ये हो सकता है कि कानून विरोधी तर्क में स्वप्न स्वयं एक प्रकार की वास्तविक दुनिया है? अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल पिंजरा नीचे उतर आया जिसमें अजगर कैद था। अजगर ने पिंजरे पर आक्रमण किया लेकिन वह मुक्त नहीं हो सका। सपने में व्यक्ति वह कर सकता है जो वह वास्तविकता में नहीं कर सकता। जैसे कोई सपना देख रहा है, वह उड़ सकता है। अर्जुन के अपने सपने में उसका सपना उसके नियंत्रण में था और वह अजगर पर्याप्त नहीं था। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर कम से कम मुझे इतना तो पता है कि ये बाहर नहीं निकल पाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरे सपने में फंस गया है। असल में अब इसका असली शरीर नहीं है। हाँ, ये लानत वाली चीज तुम्हारी गुफा अब मेरी है। अर्जुन जमीन पर चुपचाप बैठ गया और अपने असली शरीर के कोमा से जागने का इंतजार करने लगा। इस बार वह अपने सपने से बाहर निकला और पाताल लोक पहुंच गया। जैसी कि उम्मीद थी, वह अजगर पहले ही गायब हो चुका था। अर्जुन बहुत खुश हुआ। 50,000 किलोमीटर की छलांग लगाने के बाद वह गुफा में दाखिल हुआ। हालांकि गुफा में वास्तव में कोई अजगर नहीं था। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने सारे क्रिस्टल निकाले और उन्हें तोड़ दिया, जिससे अंदर का निचला चांदी बाहर आ गया। बहुत ज्यादा। ये एक नया विशाल कृपाण बनाने के लिए काफी हैं। अर्जुन ने ध्यान से पाताल लोक की चांदी को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। ये चीजें खजाने हैं। उस अजगर का क्या हुआ? क्या वह अभी भी तुम्हारे सपने में है? सांप ने पूछा। शायद, अर्जुन ने कहा, मैं अभी इसे महसूस नहीं कर सकता क्योंकि तुम जाग रही हो। सांप ने कहा, तुम स्वप्न दाव का प्रयोग क्यों नहीं करती? देखो, क्या अजगर तुम्हारे स्वप्न शरीर का अनुसरण करेगा और साथ में बाहर आएगा? अर्जुन ने कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे इससे छुटकारा पाने में बहुत समय लगा। अगर मैं इसे फिर से बाहर निकाल दूं तो क्या मैं जीने से थक जाऊंगा? सर्प ने कहा, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, वरना भविष्य में तुम्हें इसके बारे में सपने भी नहीं देखने पड़ेंगे। बिना सपने देखे तुम एक प्रथम श्रेणी के दिव्य मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम झांग हाईयू को भी नहीं हरा सकते। मुसीबतें खड़ी करना हमेशा से अर्जुन के जन्मजात कौशलों में से एक था। जब उसका सामना 8 आंखों वाले सांप से हुआ तो ये कौशल चरम पर पहुंच गया। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, कोशिश करो। अगर तुम सचमुच ऐसा नहीं कर सकते तो फिर से सो जाने और इसे फिर से कैद करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने लगातार 3 बार अपने सिर पर थपकी मारी, जिससे उसे चक्कर आ गया। तभी उसने अपनी हथेली उठाई और तैयारी करने लगा। अगली बार जब वह थपकी देगा तो वह जरूर बेहोश हो जाएगा। साथ ही उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने सपने को भी जारी कर दिया। स्वप्न रूप उतरा। अर्जुन का क्षेत्र अचानक दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक पहुंच गया। इस समय अर्जुन इतना घबरा गया था कि उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया था, लेकिन वह अजगर बाहर नहीं आया। अर्जुन ने ड्रीम दाव को अंजाम देने के बाद उसके अस्तित्व का एहसास किया। वह अभी भी उसके सपने में था। हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी उस सपनों के पिंजरे में कैद था।
हाँ, अर्जुन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, जब मैं उठा तो पिंजरा अभी भी वहीं था। इसके अलावा मुझे एक अजीब शक्ति का एहसास हुआ। सर्प ने कहा, कैसी शक्ति? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नई तरह की शक्ति मिल गई है। क्या यह उस ड्रैगन की शक्ति हो सकती है? सांप को सुखद आश्चर्य हुआ, क्या स्वप्न दाव का उपयोग करने से तुम्हें स्वप्न देखने की क्षमता मिल सकती है? और वह अजगर तो पहले से ही तुम्हारे सपनों में कैद है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास भी उसकी क्षमता है? इसे आजमाओ। अर्जुन इतना उत्साहित था कि उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पल भर में उसके सामने एक अंडाकार काला क्षेत्र प्रकट हुआ। ये काला क्षेत्र एक अंडाकार ढाल जैसा था। यह क्या है? अर्जुन की ने कहा। उसके मेरिडियन और उसके द्वारा सीखे गए मार्शल कौशल सभी सकारात्मक कानूनों की दुनिया से थे, लेकिन ड्रैगन की कानून विरोधी शक्ति उसके मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित नहीं हो सकती थी। अर्जुन केवल स्वप्न दाव के माध्यम से ड्रैगन की शक्ति को मुक्त कर सकता था, लेकिन वह उसे विशेष रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह उसे अपने विचारों के अनुसार हमला करने या चलने की अनुमति नहीं दे सकता था। जब वह शक्ति बाहर आई तो वह एक अंडाकार ढाल में संघनित हो गई। विनाश ढाल, धिक्कार है, ये चीज तो कानून विरोधी शक्ति है। इसे किसी भी तरह के शारीरिक हमले का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत एक अवतार छोड़ा और अवतार को उस पर हमला करने के लिए अपनी आभा छोड़ने दी। अर्जुन ने अवतार द्वारा फेंकी गई कृपाण की रोशनी को रोकने के लिए काली ढाल का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप जब ब्लेड की रोशनी काली ढाल पर पड़ी तो कानून की शक्ति और विरोधी कानून की शक्ति एक ही समय में समाप्त हो गई, एक दूसरे को नष्ट कर दिया और एक साथ गायब हो गए। यह उस ड्रैगन जितना शक्तिशाली क्यों नहीं है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। पता नहीं, सांप बोला, लेकिन मुझे लगता है कि नतीजा और भी बुरा होगा। अवतार से कहो कि मुर्गे की एक टांग नीचे फेंके। अर्जुन ने पहले अवतार को एक ड्रमस्टिक फेंकी, फिर अवतार ने ड्रमस्टिक वापस फेंक दी। उसी समय उसने एंटी लॉस की शक्ति को संघनित करके विनाश कवच का निर्माण किया। हालांकि अजीब बात यह थी कि चिकन पैर के विनाश शील्ड से टकराने के बाद वे दोनों गायब हो गए थे। बहुत अजीब है, लगता है मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारा विनाश कवच सकारात्मक नियमों के किसी भी हमले का सामना कर सकता है, सांप ने आश्चर्य से कहा। सैद्धांतिक रूप से कहें तो यदि 9वें स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ अपनी पूरी शक्ति से हमला भी करता है तो उसे आपके विनाश कवच द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही यदि कोई आप पर रेत का एक कण भी फेंकता है तो वह आपके विनाश कवच को भी रद्द कर सकता है और नष्ट कर सकता है। जब तक हम सही समय का उपयोग करते रहेंगे यह विनाशक कवच बहुत शक्तिशाली रहेगा। यह एक पूर्ण डोमेन है। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, अगर मैं अपने सपनों में इस अजगर को पकड़ सकता हूँ तो फिर आप पाताल लोक के अन्य प्राणियों को भी पकड़ सकते हैं। अध्याय 1430 सांप बोला, हालांकि तुम उन्हें पकड़ तो सकते हो, लेकिन उन्हें पकड़ने से क्या फायदा? एक बार ये जीव हमारी दुनिया में चले गए तो वे असीम रूप से कमजोर हो जाएंगे और उनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अर्जुन जानती थी कि 8 आंखों वाला सांप सही था। इस पाताल लोक में उस अजगर जैसे प्राणी की ताकत अर्जुन की समझ से कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि 9वें स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ भी उस अजगर के सामने कागज की तरह तीखा था। अर्जुन ने एक बार कहा था कि अगर 10,000 सफेद नदियां भी आ जाएं, तो भी वे उस अजगर जैसे जीव द्वारा मारे जाएंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। किसी और बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ड्रैगन के आकार वाले प्राणी द्वारा छोड़ा गया ब्लैक डोमेन ही स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकारों को निराश करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ताकत की यह तुलना केवल सापेक्ष थी। अगर यह अजगर जैसा प्राणी मानव लोक में जाता तो वह भी बहुत कमजोर होता। 10,000 अजगर जैसे प्राणी स्वयं बाह्य को भी नहीं हरा पाते। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, मेरा विचार है, क्या आपको अभी भी मेरा स्वप्न का ताव याद है? जब मैंने पहली बार स्वप्न के ताव को समझा था तो मैंने एक बार स्वप्न का एक बड़ा ताव जारी किया था और स्वप्न जगत को वास्तविकता में खींच लिया
लिया था। अगर ड्रैगन के आकार के जीव मेरी सपनों की दुनिया में जीवित रह सकते हैं तो हे भगवान, मैं समझ गया। यदि आप स्वप्न दाव के महान दाव को समझ सकते हैं, यदि आप स्वप्न जगत को वास्तविकता में खींच सकते हैं, तो आप इन प्राणियों को मुक्त कर सकते हैं जो कानून के विरुद्ध हैं। हालांकि ये चाल काफी अच्छी है, दुर्भाग्य से कानून विरोधी प्राणी लगातार आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, एक बार में एक ही कदम उठाओ, हम पहले इसे पकड़ लेंगे। हो सकता है कि भविष्य में हमें कोई रास्ता मिल जाए, तो फिर चलो करते हैं। बड़ा सांप भी बहुत उत्साहित था। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन का पागलपन भरा विचार बहुत दिलचस्प था। ड्रैगन प्रकार का प्राणी सबसे शक्तिशाली था, इसलिए वह उन अन्य प्राणियों को पकड़ने गया जो कानून के विरुद्ध थे। अर्जुन जानता था कि वह पिछले कुछ दिनों से ही पाताल लोक में था। उसने बस इतना ही क्षेत्र तय किया था जो हिमखंड की नोक के बराबर भी नहीं था। पूरा पाताल लोक अकल्पनीय रूप से विशाल था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी जगहों पर नहीं गया था और कितने ऐसे जीव जो नियमों के विरुद्ध थे उसने नहीं देखे थे। फिलहाल उसने उन जीवों की एक मोटी रैंकिंग बना ली थी जिन्हें उसने पहले देखा था। बेशक सबसे ताकतवर जीव अजगर के आकार का जीव था, इसमें कोई शक नहीं था। उसके बाद वह छोटी मकड़ी थी जिसे उसने देखा था। फिर वह नेदर वुल्फ होना चाहिए, फिर वह भरिंग जिसे छोटी मकड़ी ने खा लिया था, फिर नेदर लेक में ईल जैसे जीव और फिर जंगल में उड़ने वाले कीड़े। बेशक ये रैंकिंग सटीक थी लेकिन पूरी नहीं थी। ऐसे और भी जीव थे जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था। वापस जाओ और उन निचले भेड़ियों को पकड़ो, सांप ने कहा। हम वहां पहले भी जा चुके हैं, इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह सुरक्षित है, इसलिए अब जिंदा रहना जरूरी है। किसी अनजान इलाके में नए जीवों की तलाश मत करो। अर्जुन तुरंत घूम गया और अपनी मूल घाटी की ओर उड़ चला। उसके मन में भी यही विचार आया। संयोग से किसी अजगर जैसे प्राणी का सामना होना पहले से ही बहुत खतरनाक था। अगर वह लालच में आकर कोई और नया कानून विरोधी प्राणी ढूंढने निकल पड़ा तो कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। क्या होगा अगर हमारा सामना किसी ऐसे कानून विरोधी प्राणी से हो जो प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा हो? ये बहुत ही दुखद होगा। अर्जुन के पास ड्रीम दाव में प्रवेश करने का भी समय नहीं था और वह बमबारी में मारा जाएगा। चूंकि पाताल लोक के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए अर्जुन जानबूझकर सीधी रेखा में चला। घाटी से बाहर आकर उसने एक दिशा तय की और सीधा चलता रहा जब तक कि उसकी मुलाकात यंगशान से नहीं हो गई। इस समय वह विपरीत दिशा में उड़कर घाटी में वापस आ सकता था। विनाशक ढाल के साथ वह इस तरह के स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता था। पाताल लोक में हवा नहीं थी। अर्जुन उपप्रकाश या प्रकाश की गति से चलता था जिससे उसके शरीर को कोई घर्षण या क्षति नहीं पहुंचती थी। हालांकि हवा में हमेशा कीड़े, मकड़ी के जाले और अन्य चीजें होती थीं जो उसे अचानक मार सकती थीं। इसलिए अर्जुन ने विनाशक ढाल को बुलाया और अपने बाएं हाथ का उपयोग करके बेतहाशा उड़ान भरी। अर्जुन द्वारा विनाशक ढाल को छोड़ा नहीं जा सकता था, न ही वह ढाल को हर जगह उड़ने और हमला करने के लिए दिशा बदलने के लिए नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह इसे ले सकता है। विनाशक ढाल ने अपने सामने आने वाले सभी नुकसानों को रोक लिया था और इस बार अर्जुन सचमुच पानी में मछली की तरह उड़ पा रहा था। उसे अब किसी चीज का डर नहीं था और वह बस बेतहाशा उड़ता रहा। जब वह नीचे के सागर की ओर उड़ गया तो अर्जुन फिर रुक गया। तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन विनाश कवच के साथ यह ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, सांप ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और सीधे नीचे सागर में प्रवेश किया। यहाँ पर अंतहीन मात्रा में नीदर आयरन मौजूद था जिसका उपयोग प्राथमिक दाव हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि नीदर सिल्वर को अभी भी एक विशाल कृपाण में परिष्कृत नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें पर्याप्त एस्ट्रल क्यूई का अभाव था। अर्जुन ने लहरों को रोकने के लिए अपने सामने विनाशक ढाल रखी। जब तरल नीदर आयरन की लहरें ऊपर से टकराईं तो इन लहरों ने विनाश शील्ड को छुआ और अर्जुन के बाएं और दाएं हिस्सों को चीरते हुए खुद ही बिखर गईं। जरूर, अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये सचमुच काम कर गया। वह सरल है। जब तक वह अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था तब तक केवल लोहे को खुरचना ही शेष था।
अर्जुन ने सीधे नेदर सिल्वर का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। यह एक ड्रैगन जैसे जीव की गुफा में मिला था। ये नेदर सिल्वर भी लगभग क्रिस्टल जैसा था। हालांकि यह नेदर सिल्वर स्लाइस जितना नुकीला नहीं था, लेकिन गनीमत थी कि यह इतना बड़ा था कि आसानी से खो नहीं सकता था। अर्जुन ने नेदर सिल्वर का एक टुकड़ा पकड़ लिया और जब लहरें उस पर फिर से टकराईं तो उसने तुरंत उसे खुरच लिया। लहरों के गुजर जाने के बाद अर्जुन को निचले लोहे की एक पतली परत प्राप्त हुई जो कि सिकाडा के पंखों की तरह थी। वह बहुत पतला था, इतना पतला कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। हालांकि अर्जुन डर नहीं रहा था, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक इसी तरह उसने बार बार निचले लोहे को खुरचकर अलग किया और पतले निचले लोहे को बार बार इकट्ठा किया। 10 मिनट बाद स्वप्न दाव की शक्ति अपने आप समाप्त हो गई और वह विनाशक ढाल को संघनित नहीं कर सका। तभी अर्जुन रुका। फिर भी वह वहां से नहीं गया, बल्कि इंतजार करता रहा। एक दिन बाद ड्रीम दाव क्षमता का फिर से इस्तेमाल किया जा सका। फिर उसने विनाशक शील्ड को बुलाना और खुरचना जारी रखा। इस प्रकार अर्जुन 1 महीने तक पाताल सागर पर रहा। अर्जुन ने अधोलोक के लोहे को हवा में तैरते हुए देखा और वह बहुत संतुष्ट हुआ। कुंग फू व्यर्थ नहीं गया। दुर्भाग्य से 6 सम्राटों की दुनिया में स्थिति अस्थिर है और हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, भाई वुदाओ की शादी में सिर्फ 5 महीने बाकी थे। इस दौरान अप्रत्याशित बदलाव होने की पूरी संभावना थी। समय बहुत कीमती था। सर्प ने कहा, मुझे डर है कि ये नेदर आयरन पहले से ही 10 शुद्ध नेदर आयरन प्राथमिक दाव सैनिकों को बना सकते हैं, है ना? यदि मैं शुद्ध नेदर रेलरोड सैनिक नहीं बनता तो मैं केवल नेदर आयरन को अन्य सामग्रियों में मिश्रित कर पाता और लगभग 30 शुरुआती दाव सैनिकों को तैयार कर पाता। ये संख्या पहले से ही अत्यंत भयावह थी। 30 शुरुआती दाव सैनिक। किसी को ये जानना था कि अर्जुन के पास प्राथमिक दाव सैनिक का हथियार भी नहीं था और केवल मिंग्यू हाउतियान मिर को ही ऐसा माना जा सकता था। जिन दाव सैनिकों का उसने अतीत में सपना देखा था वे अचानक आ गए थे। नीदर आयरन को इकट्ठा करने के बाद अर्जुन बिना रुके घाटी की ओर दौड़ पड़ा। निचले भेड़िए पहले से ही सक्रिय थे और अब सो नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी जागे हों। भेड़ियों का झुंड अभी भी घाटी में तैर रहा था और अभी तक शिकार पर नहीं निकला था। अर्जुन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वहां 300 से अधिक नीदरलैंड भेड़िए थे। लेकिन कैसे? जिस क्षण मैंने स्वप्न दाव में प्रवेश किया, ड्रैगन के आकार के प्राणी ने मुझ पर हमला किया और स्वप्न जगत में मेरा पीछा किया। अर्जुन ने बुदबुदाया, लेकिन हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक समय में एक भेड़िया